पहले सुन लो बजट क्या थी किस। आज हम पूरे अपनी जो राजकोषीय नीति है ना हमारी, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं बजट यूनियन 2022-23 वाला बजट पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ बात है, या 23-24 का पढ़ा रहा हूँ, नहीं। बजट के बारे में आज छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा तुम्हें, और सारे नोट डाउन कर ले। नहीं, इसकी महत्ता बताऊंगा, बजट की कितनी महत्ता है। चलो रहने दो, इतनी महत्ता नहीं बताने का, समझ में आ बात है। तो जो बजट है ना, तो जो बजट है, पहली बात तो समझ लो बजट है। बजट हो क्या मतलब, तुम्हारा क्या मानना, क्या हो बजट? चलो बताओ, डिबेट करते हैं, बजट बता क्या हो बजट? सरकार द्वारा जो भी पैसा आता है उसको कहाँ कैसे खर्च करना है, यही बजट हो। आपका क्या मानना, बजट क्या हो? मेरा भी मानना। आप इसके बस क्या बोलना, अपने मुंह से बताओ क्या मानना आपका। और सरकार कहाँ से कितना पैसा लेगा, कहाँ कितना खर्च कर रही है, और कहाँ इसका लेखा जोखा ये बजट है। यही मानना, यही है, कुछ और ताल में ताल लगाना हो? नहीं लगाना, ठीक। तुम्हारा मानना, हर इंसान बजट बनाता, मैं भी बजट बनाता हूँ, तुम भी बजट बनाते हो अपने घर का, आया समझ में। और जो आप जो लोग बजट बनाते हैं ना, सरकार जो बजट बनाती है, सरकार के द्वारा बजट बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब आप क्या करते हो, आप सबसे पहले देखते हो कि यार बताओ, हम जो बजट बनाने चले, हम तो अब मुझे अपने घर का बजट बनाना, तो बजट बनाना होगा, पहले तो मुझे मैनेज करना होगा कि पहले मेरे पास कितने पैसे आए, पहले मैं देखूँगा कितने पैसे आए। यूँ नहीं खर्च कहाँ करूँगा कि खर्चा तो मैं पहले ही करके बैठेगा और पैसे बाद में देख रहा है। तो हमारा तरीका और सरकार का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है बजट बनाने का, समझ में आया बात है। कि सरकार का काम ही यही हो, सरकार हर एक साल का बजट बनाती है। सरकार का जो वित्तीय वर्ष हो ना, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक प्रारंभ हो, वित्तीय वर्ष, याद रखना बात है, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसका, समझ में आया बात है। और जो बजट जैसा शब्द है ना, संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन बजट का संविधान में उल्लेख है। बजट जैसी शब्दावली के लिए संविधान में एक जिक्र किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, 112 के अंतर्गत जिक्र करा गया, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100, भारतीय जो संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112, ये तुम्हें पढ़ना होगा, गूगल से सर्च भी करना होगा। इसके अंदर ना बजट के लिए, बजट शब्द नहीं इस्तेमाल करा, बजट के लिए जो वर्ड यूज करा मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, बजट के लिए यूज करा वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण, ठीक। इस पर तुम्हें जबरदस्त तरीके से डीप स्टडी करनी होगी, छोटे छोटे फैक्ट भी तुम्हें सारे लिख लेना होंगे। अब ये भी पढ़ेंगे बजट कितने प्रकार के हों, समझ में आए बात। पहले बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। आप और हम जो लोग जो बजट बनाते हैं वो बहुत सस्ता हो, साधारण हो, लेकिन सरकार का बजट बनाने का तरीका आप और हमारे जैसे लोगों से अलग हो, क्योंकि आप इंडिविजुअल बजट बनाते हो जो एक व्यक्ति के या परिवार से संबंधित होगा, और सरकार पूरे देश का बजट बनाती है, आपका भी ध्यान रखती है, और हर आम आदमी का ध्यान रखती होगी उसके अंदर बजट बनाते वक्त। तो सरकार का बजट बनाने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, समझ में आ बात है। सरकार का बजट बनाने का तरीका आप और हमसे बिल्कुल अलग होगा, क्यों? क्योंकि सरकार ना हर उस आम आदमी का ध्यान रखती है जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ, जो हाशिए पे चलेगा, उसका भी ध्यान रखती है सरकार बजट बनाते वक्त, समझ में आ बात है। अब तुम सोचते हैं बजट बनाया कैसे जा, इन्हें कैसे पता चलता होगा कि कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च करना, इन्हें कैसे पता चलता होगा? सरकार के अंदर जो वित्त मंत्रालय हो ना, एक तो वित्त मंत्रालय हो, एक वित्त मंत्रालय के आसपास जो दूसरे और अन्य मंत्रालय हो, बहुत सारे मंत्रालय हो। पहले 4 मंत्रालय काम करते थे 1967-68 में, फिर 7 मंत्रालय बढ़ाए, समझ में आए बात है। उन मंत्रालयों को पैसा देता, एक मंत्रालय को पैसा दे दिया इतना, उस मंत्रालय को इतना पैसा दे दिया, इसे इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया, समझ, उससे पूछा जाता है, उसका रिपोर्ट मंगाई जाती है तुम्हारे मंत्रालय कितना। फिर जो मंत्रालय होने 7-8 मंत्रालय हैं, उनके मंत्री को बैठाया जाएगा, बुलाया जाएगा, उनके अधिकारी होंगे, समझ में। पहले साधारण तरीके से समझ लो बजट बनाया कैसे जा। बहुत सारे मंत्रालय और कुछ विभाग भी है, जो मंत्रालय और विभाग के अधिकारी ना उन्हें बुलाया जाएगा, मंत्री को बुलाया जाएगा, और सामान्य जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो वित्त मंत्री में बैठेंगे, समझ में आई बात है। वर्तमान समय में जो हमारे वित्त मंत्री, उसका नाम निर्मला सीतारमण है, 4थी बार बजट पेश करने जा रही है, तीसरी बार तो चौथी बार बजट पेश करने जा रही निर्मला जी सीतारमण है ना, आया समझ में। सामने बैठेगी, उनके आसपास के जो अधिकारी वो लोग ना वे बैठेंगे, अलग अलग मंत्रालय होंगे, और जो मंत्रालय होंगे ना अपनी अपनी रिपोर्ट रखेंगे कि हमारे यहाँ इस डिपार्टमेंट में निश्चय ना योजनाओं पर इतना पैसा खर्च होगा, इतना पैसा जाना, हम यहाँ इस डिपार्टमेंट में खर्च करना। दूसरे मंत्रालय वाला आगा अपनी फाइल रखेगा, मुझे इतना पैसा चाहिए जी,
जब फिर उसके बाद में सब बता देंगे अपना बजट, फिर सरकार क्या कि इतना साल का इतना बजट बैठ रहा, इतना पैसा हमें चाहिए। सरकार कह देगी इस साल का हमारा बजट इतना होगा 39.45 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने कहा इस बार हमारा बजट होगा 39.45 लाख करोड़ रुपए के लगभग होगा। चलो समझ में आया बात या? तो सरकार क्या कहती है, तो एक तो निर्मला सीतारमण हुई सामने बैठी हुई और पूरी पूरी मीटिंग करते हैं बैठकर, उनके विभाग होते हैं, ठीक, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो ना उसके अधिकारी होते हैं, समझ में आई बात या? और सामने वित्त मंत्री बैठते हैं और उनके पास में जो मंत्रालय हो, बहुत सारे मंत्रालय हो, किस किस मंत्रालय को कितना कितना पैसा जाना, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जाना, हम अपनी अपनी फाइल सबमिट करते हैं और सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद जो अधिकारियों का काम हो उनके मंत्री के सामने रख देते हैं। आए समझ में? निर्मला सीतारमण उनके जो अधिकारी हो बराबर में, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट हो, जो आईएएस के अधिकारी हो, वे सारा लेखा जोखा उनका तैयार करते हैं। जो सांख्यिकी विभाग के अधिकारी हो सारा लेखा जोखा तैयार करते हैं, यहाँ पे इतना पैसा चाहिए, इस मंत्रालय को कितना पैसा जाना, इस मंत्रालय को कितना पैसा जाना। साधारण तरीके से बता रहा हूँ, ये बहुत समझना जरूरी, समझ में आया बात या? ठीक, इस मंत्रालय ये पर्यावरण मंत्रालय, ये स्वास्थ्य मंत्रालय, ये हमारा ये रक्षा मंत्रालय, समझे? इस मंत्रालय फिर मंत्रालय में एजेंसियों को पैसा बांटेंगे, आगे पैसा बांटेंगे, फिर आगे पैसा बांटेंगे, फिर आगे पैसा बांटेंगे, इस तरह करके धरातल पर योजनाओं को क्रियान्वित करा जाना। एक साल तक ऐसा पैसा वितरित करते हैं। बात समझ में बुझा रहा है? अलग अलग अब दोबारा समझ लो। मान लो यहाँ हमारी वित्त मंत्री बैठी हुई, ठीक, उनके चारों तरफ अपनी वित्त मंत्री बैठी हुई निर्मला सीतारमण, एक यहाँ बैठा हुआ मंत्री, एक यहाँ बैठा हुआ, एक यहाँ बैठा हुआ, एक यहाँ बैठा हुआ, एक यहाँ बैठा हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह। पहले जब उसकी सरकार थी ना, जब स्टार्टिंग में जब पहली बार बजट पेश करा था 1947 में, पहली बार बजट पेश करा था, क्या नाम था उनका? शेख का नाम था उनका, नाम लिखाऊंगा भरा हुआ बिल्कुल भी, मुस्लिम नाम कम्युनिटी के व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बजट पेश करा था, जो वित्त मंत्री थे हमारे, पहले भी जो वित्त मंत्री थे उन्होंने बजट पेश करा था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बताया गया कि जो बजट है ना उसमें बजट शब्द नहीं इस्तेमाल करा, उन्होंने उसमें संविधान के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया। वार्षिक बीत चुका, और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ना इस बजट का, इसका मतलब यही वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक एक साल का लेखा जोखा, वही बजट है। समझ में आई बात? एक साल का जो लेखा जोखा वही क्या है? बजट। तो ऐसा करती है, ये मंत्री से बैठ जाते हैं आपस में, ये मंत्री आपस में बैठ कर मीटिंग करते हैं। अब ये मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ये कहने लगा जी मुझे 5,000 करोड़ रुपए चाहिए जी एक साल के लिए, मेरा खर्चा बैठ रहा था ना। उसने कहा तुम क्या करना जी? मुझे हॉस्पिटल बनवाना है जी। मैं तुम कौन हो? जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने बनवाया था मुझे अपनी सरकार में। आया समझ में? और समझ में आया बात या? क्योंकि साधारण तरीके से बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि पैसा जाएगा किस तरह के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा जाएगा। फिर जो मंत्रालय होगा इसका एक खुद ही फंड होगा, इसका अकाउंट होगा। फिर जो क्या करेगा मंत्रालय, मंत्री जी साइन करके देते हैं, इनके अधिकारी इन्हें बताएंगे, स्वास्थ्य मंत्री के अधिकारी, इनके जो अधिकारी होंगे साथ रहते होंगे जी, इस मंत्रालय को इतना पैसा चाहिए, वो बांटेगा, वितरित करेगा, इसे इतना पैसा जाएगा, इसमें इतना पैसा जाएगा, इस राज्य में इतना पैसा जाएगा, ये हॉस्पिटल में एम्स बनाने में इतना पैसा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री का खुद का काम होगा। समझ में आया बात है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, जितना बड़ा पद इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो। वे साइन करके देंगे, जब तक स्वास्थ्य मंत्री साइन नहीं करने तब तक पैसा आगे जा ही नहीं सकता। समझने की बात है? हेल्थ में जितना भी काम होगा। दूसरे वाले आए बैठे साइड में शिक्षा मंत्री जी, पिछली बार तो देखो आपने 6,000 करोड़ रुपए खर्च करे, 7,000 करोड़ रुपए जी, इस बार 8,000 करोड़ रुपए में खर्च करेंगे। बढ़ाकर खर्च करना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था और सुधारनी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दीजिए। आसान भाषा में पहले समझते लो, फिर बता दूंगा बजट क्या हो सब, वो तो 5-10 मिनट का काम है सब, ठीक, क्योंकि समझ पैदा करनी बहुत जरूरी है। तो सरकार कहती है, निर्मला सीतारमण सामने बैठी हुई, कहती धन बांटने का काम मेरा, मैं वित्त मंत्री हुई तुम्हारी, वित्त मतलब धन मंत्री में ही हूँ, सारा खजाना मेरे पास ही, पता कितना चाहिए तुझे जी? 8,000 करोड़ चाहिए। उसने कहा क्यों? 6,000 करोड़ में काम चला, पिछली बार तो 6,000 करोड़ दिए थे जी नहीं, पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब हो कि तुम शिक्षा पर बहुत कम पैसा खर्च करो, इससे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है। समझ में आ रहा, बुझा रहा? इससे आसान तरीके से कभी बजट को समझा जा सकता। समझ में आ बात है? तो स्वास्थ्य मंत्री होंगे, वे पैसा बढ़ा कर मांगेंगे, हर मंत्रालय को पैसा बढ़ा कर चाहिए, आज समझ, ताकि दुनिया में हमारी छवि सुधरे। इसका मतलब बजट की खास बात होगी वो पिछले साल तो ज़्यादा होगा, बजट की खास बात है वो पिछले साल तो ज़्यादा होगा। इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे विभाग होंगे, बहुत सारे मंत्रालय होंगे, बहुत सारी मिनिस्ट्री होगी, और इन सारी मिनिस्ट्री को पैसा जाना। आया समझ में? 20-30 मंत्रालय के आसपास होंगे, सबको पैसा जाना अलग अलग क्षेत्र में। एक आएगा एक अंतरिक्ष जो हमारा जो रक्षा विभाग, रक्षा मंत्री होंगे, हमारा राजनाथ सिंह होंगे, उन्हें जाकर पैसा में डिमांड करेंगे जी रक्षा क्षेत्र पहले बहुत कम खर्च करा था, और चीन के हालात अब सुधर नहीं रहे, हम भारत से नए विमान जेट खरीद के लेगा नहीं, बड़ी बड़ी मिसाइल भी खरीद कर लेगा नहीं, अपनी सेना पैसा खर्च करना, अग्निवीर भी बना रहे हम, थोड़ा सा और पैसा डाल दो जी इसमें। उन्होंने कहा ठीक है, 2,000 करोड़ रुपये बढ़ा कर दे दिए। समझ गए तुम क्या करने की कोशिश करी जा रही? ये सारा काम पता कब हो? यह असर परिवर्तन किया जब ना फरवरी का महीना आ जा, फरवरी के महीने में ना बजट पेश करना स्टार्ट हो जा। आया समझ में? फरवरी के महीने में जिसे हम बजट सत्र कहते हैं,
समझ में आया बात? या अब फरवरी के लास्ट सप्ताह में जाकर पहले स्टार्ट हुआ करता था। अब मोदी सरकार आई, उन्होंने साफ साफ कह दिया 1 फरवरी को बजट पेश करना ही होगा। जब से मोदी सरकार आई, हर 1 फरवरी को हर साल बजट पेश हो जाए। इस बार फरवरी आने वाली 2023 में, 24 में एकदम 24 में, समझ में आया? मैं तुम्हें बजट इस तरह पढ़ा दूंगा, तुम्हें जब भी बजट आने वाला होगा ना, क्या क्या अपडेट करना होगा वो तुम सिर्फ अपडेट करना होगा, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पता रहेंगे। समझ आई? भारतीय संविधान के अंदर भी बजट शब्द का उल्लेख रखा, लेकिन बजट शब्द को बजट नहीं कहा गया, अब आर्थिक वित्तीय विवरण कहा गया। और आज तुम घर जाकर बजट बना रिसर्च करनी, रिसर्च मेरे से ज़्यादा पढ़ना गूगल खोल कर, समझ में आई बात है। लेकिन इतना मैं तुम्हें समझा दूंगा, जो भी तुम कुछ पढ़ोगे वो भी तुम्हारे समझ में आ जाएगा। इतनी मैं तुम्हारे अंदर क्षमता पैदा कर दूंगा, एबिलिटी पैदा कर दूंगा। ये जो गुण हो ना एक टीचर के अंदर ही पाया जा। समझ में आई बात? या टीचर तो एक ऐसी चीज़ हो, पत्थर जैसी चीज़ को भी हीरा बना दे। समझ में आई बात? ये टीचरों की खास बात हो। तो उनके अंदर की जो तुम्हारे अंदर बच्चों के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हो, गाँव के बच्चों के अंदर बता रहा हूँ मैं, बस उसके अंदर वे ना अपना टैलेंट कहीं और दिशा में इस्तेमाल कर दे। उनके अंदर कूट कूट का टैलेंट भरा हो। शहर वाले बच्चों के अंदर है ही क्या, है ही क्या शहर वाले बच्चों के पास? समझ में आई बात है? ओरिजिनल जो भारत हो तो गाँव में बसता है ना। और तुमने, मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज़्यादा जो गाँव के बच्चों से भारत की समस्या को बहुत गहरे से समझ सकता होगा, इसलिए तुम्हारे सक्सेस रेट ज़्यादा हो। लेकिन तुम ना दिमाग इधर उधर खपा देते हो अपना, इसलिए समस्या क्रिएट हो जाती है तुम्हारे सामने। समझ में आया बात? या ये तो मेरा तो पर्सनल मानना कि गांव के बच्चे के पास ना समझ बहुत ज़्यादा हो, वो चीज़ों को धरातल पर समझता हो। शहर वाला बच्चा क्या बताओ, उसे एसी के अंदर बैठा हुआ पढ़ा, बैठ कर शांति तक पढ़ता ही चला जा रहा, कभी धरातल पर जाकर देखा ही नहीं। झुग्गी झोपड़ी भी यहाँ से आया समझ में, ठीक। कब भारत की कृषि उसे कभी समझ में आने की नहीं, कृषि उसे काला अक्सर भैंस बराबर दिखाई देगी, भैंस दोनों देख के नहीं आता, दूध दूध पिया, सही गलत है? आया समझ में, ठीक। तो गांव के बच्चे के अंदर ज़्यादा टैलेंट हो, मेरा खुद का मानना है। समझ में आया बात? ये मल्टी टैलेंटेड वहीं पाए जा। समझ में आया बात? ये पता क्या कर, अगर पेन खराब हो जाना उसको आधा काट कर ना उसके पीछे टेप लगा के चिपका के चला दें पेन में, तो टैलेंट शहर में मिल जाएगा, ये बात गाँव में तो मिलेगा। समझ ये बात? ये तो गाँव के बच्चे के अंदर टैलेंट मौजूद हो, ऐसे ऐसे भी देखिए क्लास के अंदर। चलो इतनी बात बताऊँ, मुझे समझ, बजट काढ़ का दिमाग बुझा रहा है, बजट ऐसे बनाया जा। बजट कब पेश हो? भारत का जो वित्तीय वर्ष हो ना, वित्तीय वर्ष जिसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, भारत का जो वित्तीय वर्ष हो वो प्रारंभ हो 1 अप्रैल तक और 31 मार्च को खत्म होगा। मार्च के बाद सीधा अप्रैल नहीं आता, तो 1 साल का। इसे ये भी सवाल पूछा हुआ छोटी छोटी परीक्षा में पूछता कि भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ हो, तो 1 अप्रैल। तुम्हें छोटे छोटे पीसीएस की भी ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया बात? या तो वित्तीय वर्ष जो होगा वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा। इसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, इसे हम वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो जो भारत का वित्तीय वर्ष हो ना प्रारंभ हो वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष का मतलब हम 1 साल में पैसा इतना खर्च करने वाले लंबे समय तक। यहाँ तो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा, पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देंगे 1 अप्रैल तक। फरवरी, मार्च और अप्रैल 2 महीने तक बजट चलेगा, बजट पर बहस चलेगी। और बजट सत्र ही एक ऐसा सत्र हो जिसमें सबसे ज़्यादा सरकार को खतरा बना रहता है। सरकार से सवाल जवाब पूछे जाते हैं। 1 साल में तुमने कहाँ कितना पैसा खर्च करा, अपनी प्राप्ति बताओ। तुमने अमुक नाम पर योजना पैसा खर्च करा, उसका सारा लेखांकन दिखाओ। क्या रिपोर्ट पेश होती है, उसमें सारे खुलासे होते हैं, कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ। सरकार के हाथ पैर काँप जाते हैं। बजट सत्र इतना खतरनाक सत्र हो, सबसे बड़ा सत्र यही कहलावा। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र तो हो। आया समझ? मिनिमम 3-2 सत्र होने नहीं मारिए, 6 महीने ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये तो मेरा रखा है। अरे पॉलिटी नहीं पढ़ाएगा यार, क्या छोटी मोटी यार, यूपीएससी के स्टूडेंट हो, तुम्हें ये बता। अब तो मान के चलते हैं कि सब पता, इसलिए बता रहा हूँ। अब मैं बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इतनी बात बता दूँ, समझ में आई नहीं आई, ठीक। पहले में इन लोग लेखा जोखा तैयार कर लेते, 1 फरवरी को जाकर संसद में चले जाते हैं, कहते हैं बजट पेश करने वाले। पता क्या बोलते हैं? सबसे पहले पेश करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे में पता क्या हो? आर्थिक सर्वेक्षण हो। समझ में आई बात है? और आर्थिक सर्वेक्षण कई सारे पन्नों का हो, उससे भी यूपीएससी बहुत सारे सवाल पूछे। और आर्थिक सर्वेक्षण में ना पता ही इनका एक ही कहना हो, आर्थिक सर्वेक्षण में इस साल, और खड़ी होकर पढ़ती है मंत्री जी, इस बार आगे ना पूरी निगाहें पेनी निगाहें बनाकर रखनी। समझ में आई बात? या पूरी पेनी निगाहें बनाकर रखनी, क्या कह रही है मंत्री जी। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। समझ में आया बात? या और उसका बजट अब टीवी पर जाकर हिंदी में सुनना, ध्यान से बैठ कर अपने खुद के कानों से सुनना, दूसरी की बात तो भरोसा नहीं करना कि आया कोई यूट्यूब बताना स्टार्ट कर दिया, नहीं, अपने खुद के कानों से सुनना। इतना मैं तुम्हें सक्षम बना दूंगा। और वो कहता क्या बताएगी? सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेगी, इकोनॉमिक सर्वे जिसे बोलते हैं। आया समझ में? वो इकोनॉमिक सर्वे क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार ही काम करेगी, 112 के तहत ही आएंगी, खड़ी होंगी। ये सारा काम वित्त मंत्री का होगा। खड़ी होकर भाषण देगी, लंबा चौड़ा भाषण देगी, कम से कम 2.5-3 घंटे का भाषण भी देती है। उस भाषण को तुम्हें सुनना, सरकार अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगी। आया समझ में? और जो बजट में घोषणाएं होंगी ना, उससे शेयर मार्केट भी प्रभावित हो, ये तुम जानते हो। आया समझ में? और बजट के दौरान उन्होंने कह दिया ना, बजट के दौरान इस चीज़ को हम जीएसटी तक काट कर इस वाले में रख रहे, इसे 15%, तो कुछ चीज़ सस्ती हो कुछ महंगी हो। इसीलिए जो दिमागदार आदमी हो ना, बजट पर पूरा विशेष ध्यान रखते हैं। समझ में आया बात? या बजट को बहुत गौर से सुनते हैं। समझ में आ रहा बात? या ठीक।
समझ तो जाओ पहले। फिर जैसे बजट पेश करती है एक एक घोषणा करती चली जाती है। शेयर मार्केट घट भी सकता, बढ़ भी सकता, बहुत पेचीदा काम हो, क्योंकि आज का वर्तमान समय का जो मार्केट है ना बहुत वोलाटाइल हो चुका। समझ ये बात, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना वो बाहर की अर्थव्यवस्था कनेक्टेड है, इसलिए बजट को बहुत संवेदनशील तरीके से पेश किया जाता है, शालीनता के तरीके से। सरकार क्या कहती है, इस साल सरकार ने ये प्राप्तियां रही और ये इस तरह अपना डॉक्यूमेंट अच्छा बनाने के लिए ऐसे बजवा, और जहाँ जहाँ इन्हें अच्छा नहीं होता वहाँ ही चुप्पी साध लेते हैं, बजट को इस तरह पेश करते हैं पूरा का पूरा कहीं पर न पढ़ती हो। इस साल हम इतना पैसा हमने यहाँ खर्च करा, इस साल थोड़ा और पैसा डाल रहे हैं, यहाँ खर्च करेंगे और इसके लिए हम ये योजना चला रहे हैं। अभी तुम्हारे काम की वही तुम्हारा सिलेबस है, वही तो तुम्हारा सिलेबस है। इकोनॉमिक्स का जो 70% सिलेबस है वो बजट है। जो मेंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं 70% सिलेबस बजट है। जब तुम्हें नहीं पता सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही, सरकार पैसा कहाँ खर्च करेगी, जहाँ समस्या और तुम आए दिन एडिटोरियल में लिखते क्या हो, जहाँ समस्या, और समस्या का समाधान कौन करेगी, सरकार। और समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, पैसा। आया समझ में। और सरकार बता रही बजट में खड़ी को पैसा कहाँ खर्च कर रही, दिक्कत क्या है। इसलिए बजट को ना बहुत ध्यान से सुनना होगा। आया समझ में। और सरकार कह रही कि हम कृषि पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर तुम विश्लेषण करो इससे पहले कितना खर्च करा था, इससे पिछले साल कितना खर्च करा था, उससे पिछले साल, और मनमोहन सिंह की सरकार ने कितना खर्च करा था, ये कितना खर्च कर रही। इसका मतलब कृषि बहुत कम खर्च कर रही, कृषि को इग्नोर कर रही, और यह सबसे बड़ी समस्या होगी। ऐसा बजट को पढ़ना, ऐसा समझ, आंकड़े नहीं याद करने, विश्लेषण करना बैठ कर कि पिछले सरकार कितनी कर रही थी बजट पर खर्च, इतना खर्च करती। फिर सरकार निर्मला सीतारमण भाषण देती चली जाएगी, इंग्लिश में भाषण देगी वो, ऐसा समझ में। तो जो टीवी वाले हो ना पे हिंदी में करके दिखाओ नीचे, कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, उसकी अच्छी अच्छी बात नोट कर लो। वही दूसरे सुनने में भरोसा ना करो, कहना क्या चाह रही है, कौन से सेक्टर पर कितना पैसा खर्च करेगी, ऐसा समझ। जो नहीं मैं समझ में आता मेरे तो पूछो, क्लास में पूछो। और जब मैं पूरा बजट पढ़ा चुका हूँ ना तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पढ़ने की, अपने आप खुद अपडेट कर लोगे। बात समझ में आई है, कोई दिक्कत, पता लग गया, मोटा मोटा तरीके से पता लगा बजट क्या हो। लेकिन बजट भी ना 3 प्रकार के हो, पूरी दुनिया में जो बजट हो 3 प्रकार के हो। एक तो बजट ऐसा होगा जो अधिशेष बजट होगा, जितना हम पैसा खर्च करने वाले हैं ना, जितना हम पैसा खर्च करने वाले उससे ज़्यादा हमारे पास पैसा मौजूद है, यानी हमारे बजट घाटे में नहीं है। आज हमारा जो बजट है वो घाटे का नहीं है, और पूरी दुनिया में आज तक किसी का बजट ऐसा नहीं है जो घाटे का बजट ना हो। समझे, सबका बजट घाटे का हो, सब पैसा कहीं ना कहीं से बाहर के तरीके आते हैं पैसा, समझ रहे नहीं। अरे भाई मैं भारत के लोगों को 500 रुपये खर्च करने वाला हूँ और 600 मेरे अकाउंट पर पड़े हुए, ऐसे बजट को तुम नुकाएंगे अधिशेष बजट है। कैसा बजट। और जो दूसरा बजट हो ना, एक हो घाटे का बजट, घाटे का बजट खर्च करने वाला है भारतीय लोगों को 500 रुपये, अकाउंट में पड़े हुए 400 रुपये, तो ये घाटे का बजट आज तक हमारा यही रहा और पूरी दुनिया का यही रहा वो। और ऐसा माना जाता है जो घाटे का बजट हो ना वो सबसे सही बजट हो। बताऊंगा क्यों हो कारण। एक हो संतुलित बजट, संतुलित बजट। पूरी दुनिया में बजट 3 प्रकार के पाए जा, एक तो घाटे का बजट होगा, एक अधिशेष बजट होगा, और एक होगा संतुलित बजट। जितना पैसा कमाएंगे इतना ही खर्च कर देंगे, जीरो बराबर हो, आय और व्यय बराबर होगा उसमें। एक बजट होगा जिसमें व्यय तो ज़्यादा होगा, खर्चा तो ज़्यादा होगा, देखो व्यय तो ज़्यादा होगा, खर्चा तो ज़्यादा होगा, लेकिन आय कम होगी, वो घाटे का बजट। और अधिकांश दुनिया में ना, पूरी दुनिया में कुछ देशों को छोड़ दो, ज़्यादातर घाटे का बजट इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता, अच्छा माना जाता अर्थव्यवस्था के लिए वो। बात समझ में आई है बात। तो बजट कितने प्रकार के होंगे, नंबर 1 अधिशेष बजट, 2 घाटे का बजट, 3 मैं एक विकास जो मैं बता रहा हूँ ना वो लोग खड़ा होगा, तुम सारी चीज़ें लिखनी होगी और सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखनी होगी ब्रैकेट में। ये बात विशेष तौर पर दिमाग में धारण कर लो, समझ में आए बात। या तो जहाँ व्यय और आय बराबर हो वो संतुलित बजट कहलाता, और जहाँ व्यय ज़्यादा हो और आय कम हो, व्यय ज़्यादा हो तो घाटे का बजट कहलाता, और जहाँ व्यय कम हो और आय ज़्यादा हो वो संतुलित अधिशेष बजट कहलाता, जो कि हमारा कभी रहा ही नहीं आज तक। आए समझ में। और समस्या बस यहीं खड़ी हो जाती है, हमारा खर्चा ज़्यादा और इनकम कम हो, यहीं से समस्या खड़ी हो जाती है। और इस समस्या को मैनेज करना, इसे सुधारना, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, समझ में आ रहा, बुझा रहा। अब सवाल है बजट किसे कहते हैं, जो बजट है कुछ किसे कहते हैं। मैं बताओ बजट का जिक्र कहाँ का रखा है। तो जो आय हो ना, एक तो आय हो, पहले परिभाषा लिख देता हूँ बजट की। एक तो हो आय, क्या हो आय, आय व्यय, आय और व्यय, आय और व्यय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है, बजट कहलाता है, कहलाता। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। ठीक, इसका जिक्र कहाँ कर रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द इस्तेमाल किया गया है। समझ में आया बात, या लिख दोगे। अब उसके बाद हेडिंग क्या बनानी चाहिए, बजट के प्रकार। क्या हेडिंग बनानी चाहिए, बजट के प्रकार।
बजट के प्रकार, नोट्स बनाने का बार साथ साथ बताते चलूंगा। बजट के प्रकार, क्योंकि पता इसे जो मैं बजट पढ़ा रहा हूँ तुम सीधा यूपीएससी में 15 नंबर 10 नंबर का डायरेक्ट सवाल पूछा, बजट तो मेंस के अंदर पूछा, पीटी में कम से कम 7 या 8 सवाल आएंगे। अगर तुमने बजट तमीज से पढ़ लिया ना तो तुम ये तुम्हारा तय है, तुम सब कुछ सीख चुके, पूरी इकोनॉमिक्स एक तरफ और पूरा बजट एक तरफ, इकोनॉमिक्स आ चुके तुमसे अगर तुमने बजट पढ़ लिया तमीज से। इसलिए बजट पर तुम्हारी रिसर्च बहुत गहरी होनी चाहिए, एक एक चीज सर्च करके ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, अपने नोट्स को और सुंदर बना डाल लो। जितना मैं बताऊंगा तो लिखना ही लिखना, और भी गूगल का इस्तेमाल करो, समझ में आई, वहाँ सब देख रखा। अभी मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ किस तरह इस्तेमाल करना, देखो ठीक, मैं किस तरह इस्तेमाल करता हूँ गूगल का। जैसे देखो मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, जैसे मैंने सर्च करा बजट के बारे में सर्च करा, देखो क्या लिखा हुआ। मैं बजट के बारे में, केंद्रीय बजट कैसे तैयार किया जाता है, मैं यहाँ से पढ़ रहा अच्छे तरीके से। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं, जो मैंने तुमको बता रहा था अभी। नीति आयोग भी बैठ जाएगा, अन्य मंत्रालय बैठ जाएंगे। तुम्हें लग रहा है ना ये लाइन अच्छी इंपॉर्टेंट है, अरे भाई जी के मुख से एक्सप्लेन नहीं हुई और तुम्हारी समझ में आ चुकी है, तो अपने नोट्स में मेंशन करने भलाई है वहाँ ऐसा ऐसा करके साफ तरीके से। उसके बाद यहाँ नीचे छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, बुलेट पॉइंट्स आते हैं। देखो भारत सरकार का कुल बजट कितना है, इसमें ओके करूँगा, नीचे यहाँ जाएगा कि कुल बजट कितने का है, 35.089 करोड़। ये इस साल का इतना था, इसका इतना था, इसका इतना था, इतना था। ये 2021-22 का बजट है, 34.83 लाख करोड़ रुपए का। आया समझ में, 34,083 लाख करोड़ रुपए का ये बजट था। इतना बजट, ये खास पॉइंट लिख लो, 20 का बजट निकलो वहाँ अच्छे तरीके से, ताकि तुम विश्लेषण कर सको मेरे क्लास पढ़ाने के बाद। जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ लिखा है बजट में, भारत में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रश्नवाचक लगा रखा, भारत में बजट तैयार करने का काम काफ़ी जटिल है, ऐसे लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ यहाँ। तो इसे पढ़ना तुम, समझ में आ बात, या मेरी क्लास देखने के बाद सीधा गूगल पर जाना और एक एक वर्ड इस्तेमाल करना, उसे पढ़ना, इसमें नोट्स में मेंशन करना, समझ में। ज़्यादा नोट, मेरे से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। क्या लिखा हुआ, इसे विकसित करने में वित्त मंत्रालय के साथ नीति आयोग के खर्चे, जो नीति आयोग और खर्च से जुड़े मंत्रालय शामिल होते हैं, जिसे जो खर्चा चाहिए वे जो मंत्रालय पहले बताते मैंने तुम्हें क्लास में, वही चीज़ मैंने साधारण शब्दों में बताई तुम्हें। अब मैंने क्या कह रखा है, विजडम ऑलवेज कम्स मदर टंग, सेंटेंस को दिमाग में धारण कर लो। क्या कहा, हाँ, बुद्धिमत्ता हमेशा अपनी मातृभाषा में आती है। उसके बाद सुनो और क्या लिखा हुआ, जैसे मैं जाता हूँ यहाँ, देखो यहाँ छोटे छोटे प्रश्न आए, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था। तो ये छोटे छोटे पीसीएस के क्वेश्चन है, यूपीएससी में कभी कभार पूछ रहा है, यूपीएससी में पूछने, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तो इसे भी क्यों पढ़ाओ, तो इसे तुम खुद सर्च करके तुम्हारे साइड में लिखना होगा। मैं यूपीएससी के लेवल पर जाऊँगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये तुम्हारा होमवर्क हो खुद घर का। कभी फिर सबके मैं अपने नोट्स मिलाऊँ बैठ कर क्लास में, पहले रफ में उसका एस्टिमेट बनाओ खुद का, तुम भी लिखने का भी एक बजट बनाओ खुद का, एस्टिमेट करो कि इसका मतलब क्या है। जो लाइन नहीं समझ आ रही मुझे बताओ, मुझे लिखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा उसका मतलब क्या होगा। मेहनत करनी सीखो अभी नहीं मेहनत करोगे, अभी स्ट्रगल कर लिया ना लाइफ में, फिर आगे स्ट्रगल नहीं करना पढ़ने का। समझ में आई बात है, आज का स्ट्रगल तुम ये तुम्हारे सुमैम के जज खुद बनो, समझ में बात है। तुम दूसरी किताब में झाँको, जैसे सब किताब यहाँ सामने खुली हुई, तो क्या लिखा हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। और पीसीएस में फैक्ट को आराम से पूछ सको, 26 नवंबर 1949 को पेश किया, 47 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री, उसका नाम था सनमुखम चेट्टी। ये सनमुखम चेट्टी, ये पहले वित्त मंत्री थे भारत के जिन्होंने पहली बार बजट पेश करा था। इनका नाम भी पूछा जा सकता है, पीसीएस में पूछा नहीं जा सकता। जैसे मैं अगर यूज करता हूँ, भारत बजट देख लिखा हुआ, भारत में बजट निर्माण का सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ। भारत में बजट निर्माण सर्वप्रथम कब हुआ था? विकिपीडिया के मुताबिक प्रथम बजट 1860 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इसका नाम इंपोर्टेंट है, जेम्स विल्सन का, और 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। अब भारत का बजट जनक कौन कहा जाता है, भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, ये छोटी छोटी परीक्षाओं में जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती है, आज उनमें सवाल पूछे जाते हैं। देखो इसमें, हु इज द फादर ऑफ इंडिया बजट? बायजूस के मुताबिक शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। बता दें हमने, अब इससे नाम बताया था नहीं, बताया था मैंने, सनमुखम चेट्टी, इसी जनक कहा जा बजट का। समझ में आया बात है, भारत तो पहली बार बजट ही नहीं पेश करा था। ये छोटे छोटे फैक्ट होंगे, ये क्या होंगे, तुम्हारे जो इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं ना अन्य दूसरे पेपरों में, उन्हें मजबूत बनाएंगे। बात समझ में आया, इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, यहाँ से पढ़ना तमीज से होश में होगा बेहतरीन तरीके था, और रट्टा नहीं मारना जो समझ में आ रही लाइन। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं। एक साल में कितने बजट होते हैं, देखो एक साल में, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, बजट कितने साल में आता है?
बीबीसी के मुताबिक पहले समझिए। हाउ मेनी बजट्स आर देयर इन ईयर? बायजूस के मुताबिक अनुमानों के आधार पर भारत में 3 प्रकार के सरकारी बजट होते हैं। वे हैं अधिशेष बजट, संतुलित बजट और घाटा बजट। आप दिए गए लिंक में केंद्रीय बजट 2021-22 सारांश के बारे में पढ़ सकते हैं। आया समझ में? बुझा रहा है? तुम्हारे फोन में भी ऐसा ही हो, आराम से आ जाएगा सबके फोन में। तुमने सोचा आपके पास बड़ा फोन, ठीक। देखो बजट के तीन प्रकार हो। What are the 3 types of budgets? बायजूस के मुताबिक अनुमानों के आधार पर 3 प्रकार के वार्षिक सरकारी बजट अधिशेष बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट है। रेल बजट को कब अलग किया गया? India.com के मुताबिक रेल बजट के केंद्रीय बजट से 1924 में अलग किया गया था। ये तब हुआ था जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश काल में केंद्रीय बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश करने की प्रथा को नीति आयोग की समिति की अब एक साथ ही श्वेत पेश पत्र के होगा। माध्यम से एक सिफारिश के बाद हटा दिया गया था। ठीक है, अब रेल बजट अलग नहीं पेश होता भारत के साथ। मोदी सरकार ने कहा भागो यहाँ तक जा, सब में बजट एक साथ पेश होगा। पहले रेल का अलग बजट पेश होता, भारत का अलग हुआ था। अगर समस्या खड़ी हो जाती है ना, अब एक साथ पेश कर रहा है। रेल मंत्री को पूछो इतना पैसा चाहिए, तो इतना पैसा चाहिए, हम देंगे पैसा। बदतमीजी बंद करो यार। समझ में आया बात है? सरकार टैक्स पर कितना पैसा खर्च करती है। भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, आया समझ में? Who was India's first finance minister? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री श्री षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। ये खुद पढ़ने होंगे, मैंने पहले ही इशारा कर दिया तुम्हारी तरफ, क्योंकि जो मैं बजट पढ़ाऊंगा वो यूपीएससी के लेवल का पढ़ाऊंगा मैं। और यूपीएससी में छोटे छोटे फैक्ट नहीं पूछता, ये पीडी के अंदर पूछा है। परेशान करते हैं तुम। अरे तुम खुद गूगल का सारा लेके लिखने होंगे तुम। आया समझ में? मैंने पहले इशारा कर दिया तुम, ठीक। यहाँ सब नीचे सब आते रहते हैं, नहीं आएंगे तो मुझे बता देना। मैं कहूँगा आपके फ़ोन मारते, मेरे फ़ोन मारने से। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं आई। कोई दिक्कत? तो बजट पर अब क्या करते हैं, बजट की ना पहले रीडिंग मारी जाती है। चार चरणों में बजट पेश हो। ये नहीं पॉलिटी में पढ़ाने के दौरान नहीं बताया था मैंने तुम्हें, समझ आई बात? यार पॉलिटी वाला पढ़ लेना। चलो इतनी बात बताओ, चलो पहले बताओ भारत को अपना बजट बनाना, भारत सरकार को बजट बनाना अपना। तो बजट बनाने के लिए वो सबसे पहली बार, भारत थोड़ा छोड़ो, अपने आप को जाओ। अगर आपको अपना बजट बनाना हो, सबसे पहले क्या देखोगे आप? हाँ, पहले इनकम देखनी पड़ेगी। यानी अगर इनका उसके हिसाब से ना फिर देखोगे फिर कहाँ कहाँ खर्च करना। आप क्या देखोगे? आया समझ में? ऐसा कोई है जो पहले खर्चा देखे कि खर्चा देखेगा? आया समझ? इसका मतलब उसको बहुत पैसा समझ। भगवान ने जिसे दिया था, दिया छप्पर फाड़ कर, उसमें उन्हें ये नहीं पता कहाँ कहाँ खर्च करना। ऐसे भी मैं इंसानों को जानता हूँ, ऐसे भी मेरे दोस्त थे, ऐसे भी मेरे बहुत सारे जानने वाले थे जिन्हें यूँ नहीं पता कहाँ कहाँ खर्च करना। तो ये सब लोग यही चेक करोगे। आया समझ में? सभी इसी प्रकार बजट बनाते हैं, लेकिन भारत सरकार इस प्रकार नहीं बजट बनाती। भारत सरकार सबसे पहले खर्चा तय करती है और देखती है कहाँ खर्च करना, उसके बाद फिर इनकम तलाशती है। तो भारत सरकार का तरीका आप और हमसे बिल्कुल अलग। भारत सरकार बिल्कुल मेरी तरह बजट बनाती है। समझ में आए बात? है ठीक। मैं पहले ही देखता हूँ मुझे कहाँ कहाँ खर्च करना। अनुकारी मैं भी इस तरह बना करूँगा बजट। अरे पढ़ ले, पहले पढ़ी रे, समझ में आई बात? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो सबसे पहले ना भारत सरकार अपना खर्चा देखती। अच्छा मुझे बताओ बजट कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के बजट। भारत के अंदर जो बजट हो ना वो 3 प्रकार के हों मुख्य रूप से, प्रयोग के आधार पर जो बजट हो। एक तो संतुलित बजट, संतुलित बजट। एक हो अधिशेष बजट, अधिशेष बजट। एक हो घाटा बजट, घाटा बजट। अब बता क्या हो, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। जो संतुलित बजट हो इसमें जो आय हो ना, आय क्या हो, आय, और जो व्यय हो वे लगभग बराबर हो। और अधिशेष पता क्या हो, आय ज़्यादा हो और व्यय कम हो। आय तो ज़्यादा होगा और व्यय कम होगा। और जो घाटा बजट होगा ना इसमें व्यय कम होगा। समझ में आया बात? है मतलब व्यय ज़्यादा होगा और आय कम होगा। आसान भाषा में समझा दे तुम, कोई दिक्कत है? तो बताओ ऐसे बजट कहलाते हैं। लेकिन भारत का बजट कभी संतुलित बजट नहीं रहा, अधिशेष बजट। आज तक हम भी, हमारी अंकित तरस चुकी है, हमारे 20 साल बीच के, हम तो मिलाने के भी अधिशेष बजट देखने का। और जो घाटे का बजट है, अधिकांश देशों का घाटे का ही बजट हो, हकीकत तो ये है।
पूरी दुनिया में जो घाटे का ही बजट पाया जाता और घाटे के बजट को अच्छा माना जाता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का कहना। इसका तर्क मैं बाद बताऊंगा क्यों। समझ में आती है? इतनी बात बताओ, तुम्हारा घाटे का बजट बधाई हो आपको, ठीक। अरे चलो घाटे का एक हफ्ते तो घाटा ठीक, एक हफ्ते तो घाटा ठीक है। अब जब घाटा बढ़ते चला जाता तो इंसान कर्ज में डूब जाता। समझ में आई बात? अब सरकार, भारत सरकार जब बजट बनाती होगी सबसे पहले क्या चीज ध्यान में रखती होगी, ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। आज मैं तुझे समझा, दिमाग अपनी जो दिमाग है ना, इसकी जो नस है इसे खोल के एक तरफ रख लेना। छोटे छोटे फैक्ट नहीं छोड़ने नहीं बिल्कुल भी। बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था, ब्रिटिश सरकार में बजट कब पेश किया गया था, कब रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था, ये तुम्हारा काम होगा गूगल से सर्च करके, बाबा बनो उसके। समझ में आ बात? या यूपीएससी तैयारी में नहीं आते, यूपीएससी तैयारी में छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें कि पहला बजट कब पेश करा गया था, दूसरा बजट कब पेश करा गया, मोदी सरकार ने बजट में क्या बदलाव करे। छोटे छोटे एक लाइन वाले फैक्टर ने, ये सब तुम्हारी कॉपी में लिखे होने चाहिए, मैं चेक करूंगा। समझ में आ बात? या ठीक आसान भाषा में समझना तुम तो बजट जाओ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन घटना चक्र के अंदर तो वहां से निकाल के रख लो, जो घटना चक्र होगी वहां से कैसे सवाल पूछे जाते हैं छोटे छोटे। किसके काल में पहली बार बजट पेश किया गया था, बताओ बजट कितने प्रकार के हों? तो बजट मुख्य रूप से 3 प्रकार के हों। बजट तुम जान चुके, आय और व्यय का जो लेखा जोखा हो वही बजट कहलाता। आय समझ में? आय और व्यय का जो विवरण हो वही क्या कहलाता? बजट। आय और व्यय का जो लिखित विवरण हो वही बजट कहलाता है बजट। बजट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट। जब किसी देश की जो आय है ना वह आय और व्यय के लगभग बराबर हो उसे संतुलित बजट कहते हैं। जब आय व्यय से ज्यादा हो तो उसे अधिशेष बजट कहते हैं। जब व्यय ज्यादा हो और आय कम हो तो उसे घाटे का बजट कहते हैं, जो कि भारत का यही हाल है। भारत का यही हाल है। लेकिन जब बजट बनाते हैं तो सरकार किस बात को ध्यान में रखते हैं? यहाँ तक भी सवाल पूछा हुआ पीढ़ी के अंदर सवाल पूछा हुआ। यस, सवाल क्या पूछा हुआ कि सरकार जब बजट बनाती होगी तो बजट बनाते वक्त कौन सी बातों को ध्यान में रखती हुई होगी? हमें बजट बनाना, सरकार हूँ मुझे बजट बनाना, तो बजट बनाते वक्त एक ही बात ध्यान में रखती है। मेन चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि सरकार का और तुम्हारा बजट बनाने का बिल्कुल अलग तरीका, और ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। समझ में बात? या अब देखो तुम्हारा दिमाग कैसे घूमने वाला। सरकार एक ही चीज को ध्यान में रखती होगी। सरकार बजट बनाते वक्त कौन सी बात ध्यान में रखनी होगी? बजट बनाते समय सरकार क्या ध्यान में रखती है? क्या ध्यान रखती है? बताओ क्या ध्यान रखती है? क्या मेन चीज है? ग्रोथ रेट। क्या है? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसे बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखती है। ठीक, ग्रोथ रेट सही करके लिख देना, आर्थिक समृद्धि, कोई दिक्कत तो नहीं आया तक। आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखती है। भारत सरकार ने कहा इस साल भारत का ग्रोथ रेट 8% होना चाहिए। इसका मतलब समझो ना, यानी भारत के अंदर ना जितना उत्पादन हुआ था ना, इससे इस बार 8% ज्यादा होना चाहिए। ऐसा बताओ दिक्कत है यहाँ तक? तो भारत के अंदर जो ग्रोथ रेट है 8% होना चाहिए। अच्छा, ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो? उत्पादन ज्यादा होना चाहिए। उत्पादन ही क्या हो? आय हो। आय ही क्या हो? वह हो। उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू। घूम फिर के पहुंचे। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ इकोनॉमिक्स में ऐसा टर्म है जहां से शुरू करोगे ना फिर वहीं आकर रुक जाओगे। समझ में आया बात? क्या तो जो ग्रोथ रेट है ना, सरकार सारे काम कर सकती है, कभी ग्रोथ रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ग्रोथ रेट उत्पादन कब होगा और जो आय कब हो, उत्पादन कब होगा? जब सरकार पैसा खर्च करती होगी। यानी सरकार को ना वहां ऐसी जगह खर्च करना होगा, पैसा इस तरह खर्च करना होगा जिससे देश तथा देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाए, जब तो देश का ग्रोथ रेट बढ़ता होगा। चलो मान लो, मैंने कहा पिछली बार ना देश के अंदर 100 रुपये का उत्पादन हुआ। कितने रुपए का? 100 रुपए का। इस बार हुआ 108 रुपये का। कितने का? 108 का। बढ़ चुका? कितने रुपए से बढ़ा? 8% ही बढ़ गया। साफ साफ सिंपल रखा मैंने, 8% बढ़ गया नहीं तो देश का ग्रोथ रेट कितना रहा? 8% रहा। क्यों? क्योंकि इस बार में देश के अंदर ज्यादा उत्पादन हुआ, ज्यादा रुपए का उत्पादन हुआ। देश की इनकम कितनी? 160। इनकम का मतलब क्या हो? आय। आय ही क्या है? व्यय। और व्यय ही क्या है? उत्पादन हो। वही तो उत्पादन। तो उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू ही तो।
यानी देश में जब जब जितने रुपए का उत्पादन होगा इतने रुपए की आय होगी, और इतने रुपए की आय होगी इतने रुपए का व्यय होगा। यानी सरकार जब भी बजट बनाती होगी हमेशा एक ही चीज को टारगेट करती है, उसका नाम है ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि। मेन चीज है, याद रखना बात। या अब कहती है सरकार हमारे यहाँ ना इस बार जो ग्रोथ रेट है वो 8% होने वाली है, ऐसा अनुमान लगाती है सरकार, बताती है भारत के लोगों को हमारी जो ग्रोथ रेट है 8% होनी चाहिए, इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और सरकार ने ना अगर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मतलब तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तुम पर सरकार फिर खर्च नहीं करी, इसका ये तो मतलब होगा तुम पर फिर ग्रोथ होगी कैसे? सरकार देश तथा देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण करेगी। वो कैसे करेगी? आज समझो, तुम इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी सरकार, उसका क्या होगा? देश तथा देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण होगा। जो उत्पादन करने की क्षमता नहीं होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, जो उत्पादन बढ़ जाएगा ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, और जो ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा इसका मतलब सबसे पहले ना बजट बनाते वक्त सब जो भारत सरकार वो सबसे पहले ग्रोथ रेट ध्यान में रखती है। आया समझ में? ठीक, तो बजट कैसे तैयार करता है? भारत के अंदर ग्रोथ रेट को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक समृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, समझ में बात, आर्थिक समृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए बजट का निर्माण किया जाता है भारत में। बात समझ में आया? बुझा रहा है? दिक्कत तो यहाँ तक? अब इस बात को मैं समझा सकता हूँ तुम कैसे, आसान बात समझा। जब 2000 ना 20-21 का बजट पेश करा गया था, 2020-21 का 20-21 का जब बजट पेश करा गया था, वो बजट पता कितने का था? बजट बताने जा रहा हूँ मैं, वो था 30.42 लाख करोड़ रुपए का, 30.42 लाख करोड़ रुपए का, 42 लाख करोड़ रुपए का। ध्यान से देखना, 20-21 का मतलब समझ रहे तुम? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा एक वित्तीय वर्ष हो, उस एक साल में सरकार कहती है कि मैं इतना सा पैसा खर्च करा। ठीक, अगला जो वर्ष होगा उसे 21-22 बोल लोगे, 21 और 22, समझ गए ना तुम? 21-22 का मतलब इसका 21-22 सरकार कहती है यहाँ से आगे कि मैंने 34.83 लाख करोड़ रुपए खर्च करे, 34.83 लाख करोड़ रुपए। बजट बढ़ गया, पहले 30 था अब ज्यादा। जब बढ़ने का मतलब बढ़ा होगा, कितनी दर तक बढ़ा? रेट निकालता हूँ, ये बढ़ा लगभग 14.5% के रेट से, 14.5%। आया समझ में? 14% के आसपास बढ़ चुका, 14.5% के आसपास आई सरकार 2022-23 में। इसी साल का बजट बता रहा हूँ, 2022-23 का, ये तुम जानते भी होंगे, 39.45 लाख रुपये, लगभग 39.45 लाख करोड़ रुपए। ये बता क्या हुआ? ये घट गया 13.5%। पहले सरकार ने इतना करा था, इस बार कम करा। आया समझ में? क्यों? क्योंकि बीच में कोरोना भी तो आया था नहीं? यानी सरकार पिछले साल की अपेक्षा ना, सरकार का बजट ना पिछले साल की अपेक्षा कम बढ़ा, ये तो मतलब होगा सरकार का। ठीक, देखते हैं 13.26% के आसपास इसका ग्रोथ रेट रहा हमारा। तो सरकार क्या कहती है? सरकार तो जो बजट हो ना पिछले साल के है तो पहले तो ज्यादा ही है, अरे पहले तो ज्यादा ही है। आया समझ में? तो जो पहले से ज्यादा है इसका क्या मतलब होगा? पैसे तो ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तुम अपनी जिंदगी में से पीछे जाओगे, आगे जाना पसंद करोगे? तुम ऐसा चाहोगे क्या कि सरकार तुम पर पहले तो खर्च कर रही थी 100 रुपये, इस बार खर्च कर 50 रुपये, ऐसा चाहोगे? तुम अपने खर्चे में कटौती करना चाहोगे क्या? तुम चाहते हो कि तुम 500 रुपये की पैंट पहनो कि 5000 की? अभी नैतिकता घर में छोड़ गो, इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचो। ऐसा समझ में? 5000 की, समझ में आई बात है? अभी नैतिक बनने दें, समझ में आई बात है? ठीक, तो जो 5000 की पैंट पहनना पसंद करो, सुन लो ध्यान लगेगा, हम पैंट ही नहीं पहनते। अरे भाई पैंट नहीं पहनते तो कुछ और तो पहनते ही होंगे, सुन लो ध्यान लगेगा। तुम जो भी जैकेट वगैरह तुम खरीद के लेकर आ रहे मार्केट से, जैकेट खरीद के लेकर आ रहे मार्केट से, ये बताओ तुम महंगी वाली जैकेट पहनना पसंद करो सस्ते वाली? महंगे वाली। तो इसका मतलब तुम ना अपने आप में ग्रोथ देखना चाहते हो। भारत सरकार भी ऐसा ही है, इसलिए हर साल बढ़ा बजट पेश करती है। इस बार तुम ध्यान रखना, 1 फरवरी को आने वाली ऐसा समझो बजट लेगा, और तुम देखना 39.45 लाख करोड़ की जगह उन्हें 40 लाख करोड़ रुपए पार कर दिया गया। ऐसा समझो, तुम देखो मुझे बताना, देखो जी बजट इस बार इतने का कह रही है, सुन लो तो देखो क्या कह रही है। मैंने कहा पूछ ले से कहाँ था आगा पैसा, इसे पूछ ले पैसा कहाँ था आगा। ऐसा समझो, यहाँ भी फल हैं। अब देखो 39.45 लाख करोड़ रुपए, इसका क्या मतलब है? सरकार कहती है इतना पैसा खर्च करूंगी तो इतने की ग्रोथ रेट होगी। यानी सरकार कहती है इतना बजट पैसे बढ़ा के पेश कर रही, कह रही मुझे इतने का ग्रोथ रेट चाहिए। तो सरकार पैसे पहले बता दे कि इतना मैं खर्च करूंगी, यानी खर्चों को ध्यान में रखते हुए, कमाई को नहीं। तुम अपना बजट बनाते हो कमाई को ध्यान में रखते हुए, सरकार बनाती है खर्चों को ध्यान में रखते हुए। तो तुम्हारा ये तरीका अलग और सरकार का तरीका अलग। ऐसे समझो, सरकार कहती है इतना खर्च करना होगा मुझे, इतने % ग्रोथ रेट चाहिए मुझे। अब इतने % ग्रोथ रेट चाहिए ना, इससे क्या होगा? देश की छवि भी सुधरेगी, और जो देश के लोग हो गए ना वे भी ड्रामा नहीं कर सकते। फिर समझ में आ बात? या देश अच्छा दिखाई देगा, ग्रोथ रेट
हर सरकार चाहती है कि पिछली वाली जो सरकार थी ना उसका हमारा अच्छा ग्रोथ रेट रहा। जो रियलिटी बताऊं तुम, भारत का जो ग्रोथ रेट था और 9 और 10% के आसपास रहा मनमोहन सिंह के समय में, 9-10 के आसपास, 8-9। पूरी दुनिया मंदी छा रही थी, हमारा ग्रोथ रेट 8-9% था। और अब 6-7, 6-7, 6-7, 6-7। और जीडीपी कोरोना के टाइम पे पता कितने था? -23%। आया समझ में? धीरे धीरे अब आया 1%, 2%, 3% आया धीरे धीरे ग्रोथ रेट का मतलब इतना कम पैसा कमाया हमने। क्यों? क्योंकि इसकी सरकार के द्वारा कुछ नीतियां बनाई गई, उनमें विफल रही हैं सरकारें, अब पैसा कलेक्ट नहीं कर पाई। अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या, कहाँ कहाँ कमियाँ, कहाँ कहाँ खामियाँ। तुम बता दो मुझे 2022-23 का जो वर्तमान समय का बजट है वो कितना? जब तुम बजट पढ़ रहे होंगे ना, यही बात ध्यान में रखनी, तुम पूरा स्लैब तैयार कर रखना। तुम जैसे मैं तुम्हें बजट के अंदर दिखाता हूँ, पूरा स्लैब दिखाता हूँ तुम, और पीछे का सारा बजट दिखाता हूँ तुम, कहाँ कहाँ कितना ग्रोथ रेट है। मैं इसमें इमेज भी खोल कर दिखाता हूँ तुमको कि बजट का कितना है। देखो देखो ध्यान से देखो अच्छे तरीके से। ये बजट देखो, राजस्व प्राप्तियाँ, एक तो प्राप्तियाँ तुम्हारे पैसा आएगा कहाँ तक, अब पैसा खर्च करेंगे कहाँ, वही। ये तो प्राप्तियाँ, पैसा आएगा कहाँ से, और ये वही खर्च करेंगे कहाँ से, और कहाँ कहाँ कितना खर्च कर, राजस्व व्यय कितना करेंगे और पूंजीगत व्यय कितना करेंगे। ये तो सही है, 39.45 लाख करोड़ रुपए का। दिख रही इसकी शकल तुम? ऐसा समझो, इसकी शकल देख देख के बड़ा होगा यार। कहाँ लिखा है? रोजगार पर कितना खर्च करेंगे ये सब बताते हैं, ध्यान से देखना। गति शक्ति आई क्या? अच्छा, यूनियन बजट, इस तो काम चल जाएगा हमारा। दिखाता हूँ तुम, बजट पुराने वाला कितना था हमारा, रुपए के टर्म में व्यक्त कर रखा है। रुपए गोज टू बजट, इसे समझा रहा हूँ, इसका मतलब समझो क्या हो। इसका मतलब स्टेट एंड शेयर टैक्स ड्यूटी, रुपए गोज टू बजट, कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। ये सरकार का पैसा टर्म बताती है। पूरे पैसे को हमने 100% मान लिया। इनके पास देखो, इसमें पाई चार्ट में बता रखा है ना, बहुत अच्छे पाई चार्ट में समझाना बहुत आसान हो। सब्सिडी पे 10% पैसा खर्च कर रही है, सब्सिडी पे 10% पैसा। सब 1 मिनट, 37% जो ट्रांसपोर्ट टू स्टेट यूटीज, 37% पैसा कहाँ जा रहा है इनका, कहाँ कहाँ कितना खर्च कर। देखो तुम टाइम में लेके एक बार पूरे देखो ग्राफिक्स, आराम से शांति दे, ये ग्राफिक्स देखो 1 मिनट बैठ कर, घबराओ। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सरकार ना हर साल अपना बजट बढ़ाती चली जाती है। इससे हमारा जो बजट हो ना हमेशा, अब मान लो 39.45 लाख करोड़ रुपए को कैलकुलेशन के लिए, अपने आप आसान भाषा में तुम्हें समझाने के लिए मैं से 500 रुपये मान लेता हूँ। मान लो भारत सरकार ने 500 रुपये खर्च करना चाहती है तुम पर, आसान भाषा में समझाने के लिए। और कितनी बार तुम्हें समझाया, चीज़ों को समझना हो तो मेरे तरीके से, खुद के तरीके समझो, बहुत छोटे लेवल पर जाकर समझो अपने आप को। अगर मैं 39.45 लाख करोड़ रुपये ले लूँ आज समझो, तो कल परसों तो इसमें कैलकुलेशन में बीत जाए यहाँ करने पर। समझ में आए बात? या इसलिए मैं कहता हूँ चीज़ों को आसान करके समझो। सरकार ने तो इससे भी आसान तरीके से समझाया। सरकार कहती है 100 रुपये मान ले चल तू, सरकार इससे भी सरल तरीके से समझाती है, आए समझ में, और आसान तरीके से समझाती है। 100 पैसे की टर्म में समझाती है, 100 पैसे की टर्म में समझाती है, 1 रुपये की टर्म में। मैं कह रही मान लो 100 पैसे खर्च करोगे पूरे भारत पर 100 पैसे खर्च करो, माना, क्योंकि गणित की यही खूबी हो, उसमें कुछ भी मान लिया मैंने 500 रुपये मान लिया, सरकार 500 रुपये खर्च करेगी। ठीक, कितने रुपये खर्च करेगी? 500 रुपये। अब सवाल है, सरकार 500 रुपये खर्च करेगी, इसका ये मतलब होगा 39.45 लाख रुपए खर्च करने वाली इस सरकार का आय होगा, वही होगा। ये क्या क्या करने वाली सरकार? खर्च करने वाली तो क्या होगा सरकार का? वही मतलब क्या होगा? खर्च। इतने रुपए हमारे ऊपर एक्सपेंड करने वाली सरकार, इस गवर्नमेंट का क्या है? एक्सपेंडिचर, खर्चा। सरकार खर्च करेगी। आज समझो, तुम्हारे मुंह मारेगी फेंक कर सरकार 500 रुपये खर्च करेगी, 39.45 लाख करोड़ रुपए 2022-23 में।
अच्छा 23-24 का ध्यान रखना कितना खर्च करने वाली, इस तरह अपडेट कर लेना फिर। अब खर्च करने वाली सरकार क्यों खर्च करने वाली, सरकार की ग्रोथ रेट चाहिए 8%, क्यों खर्च करनी है सरकार, ग्रोथ रेट चाहिए 8%। मान लो मोटे मोटे तरीके तो फिक्स नहीं है वो, तुम्हें खुद चेक करना होगा कितना ग्रोथ रेट, सरकार को ग्रोथ रेट प्राप्त करना, उस ग्रोथ रेट को प्राप्त करने के लिए ग्रोथ रेट क्यों प्राप्त करना, देश की आर्थिक स्थिति सुधारनी, देश वैश्विक स्तर पर छवि में सुधार करना, देश तथा देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ानी होगी। क्यों बढ़ानी होगी, क्योंकि पैसा खर्च करना होगा। कितना पैसा खर्च करोगे, 500 रुपये, मोट सही रूप में कितना, सही रूप में कितना 39.45 लाख करोड़ रुपए। आया समझ में, देश को आगे बढ़ाना, देश को विकासशील अवस्था से निकाल कर विकसित अवस्था बनाना, ले आना। आया समझ में। सरकार तो पूछा गया पैसा कहाँ से लाते हो, बता भी दो। सरकार तो पूछा गया आ कहाँ से रहा है 500 रुपये, 39-45 करोड़ रुपये आ कहाँ से रहा। हमने कहा सरकार सुनो, तुम्हारी आय का स्रोत क्या है, कहने लगी टैक्स और नॉन टैक्स। मैं तो टैक्स लगाती हूँ। अच्छा टैक्स लगाती हो, अच्छा जी सच में ही, अच्छा। मैंने कहा और क्या लगाती हो, जी नॉन टैक्स लगाती हूँ। अच्छा मैंने पूछा दोनों तो कितना पैसा आ रहा, दोनों तो पैसा आ कितना रहा, कितना पैसा आ रहा दोनों तो, कहने लगी 400 रुपये कुल। कितने रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये कुल। मैंने कहा 100 रुपये का झंझट कहाँ गया, 100 रुपये कहाँ था लाती है, गाड़ी लाते हैं बस कहीं था। आए समझ में, ये तो घाटे का बजट, मेरे ये तो घाटे का बजट, क्योंकि हम ये कहते हैं घाटे का बजट लाते हैं बस कहीं से लाते हैं, क्या दिक्कत हो रही। आए समझ में। मैंने कहा बताइए दो, बता नहीं क्या, मैंने कहा बता दो प्लीज, मगर आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। अब सरकार देखो कहाँ से निकाल कर लेकर आती है इस पैसे को, यही तुम्हें समझना इकोनॉमिक्स में, सरकार कहाँ से निकाल कर लेकर आती है। 400 रुपये का सरकार कहती है 400 रुपये कमाती है, जो टैक्स ये नॉन टैक्स, टैक्स तो जो सरकार की कमाई ना, टैक्स कमाने इन्होंने 350 रुपये, मोटे मोटे तरीके तुम समझाने के लिए यहाँ तक कमा ले 50 रुपये। समझाना ये मतलब जो टैक्स है ना सरकार की, जो कमाई टैक्स तो आया समझ वो कितनी, वो ज़्यादा और नॉन टैक्स तक कम हो। ये बात मैंने पहले बताई तुम्हें, पिछले वाली क्लास में बताई तुम्हें, सरकार की कमाई टैक्स तो ज़्यादा और नॉन टैक्स तो कम हो। आया समझ में। और नॉन टैक्स, ये टैक्स भी तो कहीं दो प्रकार के हो, एक तो प्रत्यक्ष करो, एक हो प्रत्यक्ष कर। आया समझ में, एक प्रत्यक्ष करो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, एक हो नॉन डायरेक्ट टैक्स, उसे क्या बोलते हैं गैर कर। आया समझ में, जिसे क्या बोलते हैं जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स हो, सरकार डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कमाई है, इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कमाई है, इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कमाई है। अभी तो डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कमाई है। आया समझ में, लेकिन सरकार इसे बढ़ाती जा रही है वर्तमान समय में। अभी तो सरकारी कमाई से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स, समझ में आई बात। डायरेक्ट टैक्स तो सरकार की कमाई ज्यादा, इससे ज्यादा सरकारी कमाई, इससे कम। लेकिन सरकार आजकल वर्तमान समय में जीएसटी ज्यादा बढ़ाती चली जा रही है रेट, तो सरकार चाह रही अप्रत्यक्ष जो कर है ना उसे बढ़ाया जा। सरकार बहुत तेज है। आया समझ में, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स 4 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं, और जो अप्रत्यक्ष कर है ना वो सब पे करते हैं, सब वस्तु खाते हैं, सब जिस पर जीएसटी टैक्स देते हैं। आम आदमी का शोषण कर रही सरकार। समझ में आया बात। ठीक, तो ये बता दो मुझे, इतना विश्लेषण करता बनना होगा तुम। सरकार ने यहाँ तो कितने रुपए मैनेज कर लिए टोटल सारे आए 400, क्या कर हो चाहे गैर करो, कर कितने प्रकार के हो, 2 प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से सरकार की कमाई ठीक ठाक हो, और इनडायरेक्ट टैक्स तो कमी देखो। बजट में तुम और पेज में सर्च करके जा सकते हो, गूगल पर डालना बजट 2022 और 23, और गए इमेज वाले फोल्डर में बैठ कर देखना स्टार्ट कर दिया। गाना नहीं देखना बैठ कर, वहाँ ये देखना बजट में कितना पैसा था, कितनी जीएसटी तक कमाई है और कितनी डायरेक्ट टैक्स तक कमाई, वो लिखो बैठ कर जाकर। अभी लिखना 2022-23 वाला तुम्हारा काम होगा, तुम्हें लिखना होगा कि डायरेक्ट टैक्स तो सरकार की कमाई कितनी, कितने पैसे खर्च करे उन्होंने, और इनडायरेक्ट टैक्स का कितने पैसे खर्च करे उन्होंने, जीएसटी तो सरकार की कमाई कितनी रही है एक साल में। समझ में आया बात। कितना सरकार ने पैसा कमाया, जब तो पता लगा कितना खर्च करा, कितना आया तुम। चलो मैं आसान भाषा में समझा भी देता हूँ तुम। ठीक, ये बताओ मुझे 400 रुपये यहाँ तक मैनेज कर लिए, अभी 100 रुपये कहाँ से मैनेज करेंगे, यहाँ समस्या। ये 100 रुपये जो मैनेज करेंगे ये कहाँ से मैनेज करोगे। ऐसे समझ में देखो, तो एक तरीका हो सकता, नंबर फर्स्ट, सरकार एक काम कर ले ना, फिर अपने खर्चों में कटौती कर ले। ऐसा कर देगी सरकार, ये 500 रुपये मैनेज, 100 रुपये का कम का बजट बना लो, क्या दिक्कत हो रही, 400 रुपये मैनेज होगी इधर तो ऐसा। लेकिन ऐसा कोई कभी कर, क्यों, क्योंकि सरकार का ग्रोथ रेट पर फर्क पड़ेगा, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती उसका ग्रोथ रेट नीचे गिर जाए। ऐसा समझ। तो सरकार कभी भी ना अपने खर्चों में कटौती नहीं कर सकती। तुम तो अपने खर्चों में कटौती कर सकते। पिछली बार मैं पहले ना मैं अपना बता रहा हूँ तुम, इस बार मैंने अपने खर्चों में बड़ी बढ़िया कटौती कर ली। समझ में, मैं मार्केट बहुत कम जाता हूँ। मेरा ऐसा मानना, जब भी मैं रुड़की की तरफ जाता हूँ ना मार्केट, 10,000 रुपये आराम से उड़ जाते हैं प्यार के साथ। एक बार मार्केट जाने 10,000 रुपये लग जाते हैं मेरे, समझ में। अरे एक महीने में 3-4 चक्कर कट जाते हैं। अभी सोच रहे हैं 10,000 का हम हिसाब दे दो, हम दे दो साहब, ऐसा नहीं दे रहा हूँ। समझ में आया बात। 10,000 रुपये आराम से चले जाते हैं मेरे प्यार के साथ, इनमें मैं कुछ नहीं करता, बस जहाँ एक तो गए में उस तरह मैंने जोड़ रखा है प्यार। मैंने मार्केट जाना बंद कर दिया,
यानी मैंने अपने खर्चों में कटौती कर ली। मैं कर सकता हूँ, सरकार नहीं कर सकती। मैं नहीं कर क्यों? सरकार के ग्रोथ रेट में फर्क पड़ेगा। समझ आएगी? मेरी भी तो पर्सनैलिटी फर्क पड़ रहा है। ऐसा समझ, मैं पुराने कपड़े पहनना हूँ कई साल से, समझ आई बात है, तो मेरी तो पर्सनैलिटी फर्क पड़ा है, सरकार की पर्सनैलिटी फर्क पड़ रहा, ग्रोथ रेट पर कॉम्प्रोमाइज करा उसने, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती सरकार। क्यों? फिर सर लोगों को जवाब भी देना होगा। बात समझ में आई? बुझा रहा है? बुझा रहा है। और सरकार वो काम कभी नहीं करने की जिससे उसके ग्रोथ रेट पे फर्क पड़ता हो। ग्रोथ रेट ही उसके लिए सब कुछ। सरकार ये चिल्ला चिल्ला कहा गया, क्वेश्चन में भी वैसे साफ साफ पूछा कि भारत सरकार आर्थिक समृद्धि पे तो बोल दे रही, बस बढ़ रहा, जीडीपी बढ़ रहा, जीडीपी बढ़ रहा, ग्रोथ रेट बढ़ रहा, उत्पादन बढ़ रहा, रोजगार है नहीं, रोजगार है नहीं, बस बढ़ा रहे ग्रोथ रेट 8%, 9%, 7%, 12%। अरे भाई रोजगार कहाँ, कैसा ग्रोथ रेट है हो? सर इस संदर्भ में सरकार की आलोचना हो कि सरकार ने, जो सरकार है ये किसी अपना ना डॉक्यूमेंट अच्छा करना चाहती है, देखो हमारा ग्रोथ रेट इतना रहा अच्छा, वास्तविक धरातल पर स्थिति कुछ और। इस बात पर सरकार की आलोचना हो, ये बता दो। ये तुम्हें सही तरीके से बताना होगा मुझे कल पूछूंगा तुमसे कि बताओ डायरेक्ट टैक्स तो सरकार की 2022-23 में जो बजट आया था उससे कितनी कमाई थी, तुमसे पूछूंगा एक साल में। जो अप्रत्यक्ष करते जीएसटी से एक साल में सरकार की कितनी कमाई थी, तुमसे पूछूंगा कल। और जो टोटल टैक्स था कितने पैसे कमाए थे वो भी तुम बताओगा, दोनों जोड़ पता लग जाओगा, तो अलग अलग विभाजित करना होगा तुम्हें। अननोन टैक्स सरकार की कमाई कितनी, 55%, तो अभी दिखाई मैंने तुम्हें, चार्ट में नहीं दिखाया था मैंने तुम्हें, ये ग्राफिक्स में देखने हो तुम, सरकार गूगल पर जाकर देखने हो तुम, समझ में बात है। और उस पेज को विश्लेषण करना होगा, उसका हर चीज इंग्लिश में लिखनी होगी, इंग्लिश में सब सारी चीजें ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखनी होगी, हिंदी में भी सही बड़े बिल्कुल। मेहनत करो, एक बार मेहनत कर लोगे, 10-20 दिन मेहनत कर लोगे तमीज से, फिर जीवन में कम मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रैकेट में इंग्लिश में भी हिंदी में भी, स्वयं के जज खुद बनो, समझ में बात है। और दूसरों को आपस में नोट शेयर करो, इन्हें क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा, इन्हें क्या लिखा, वो बहुत जरूरी हो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत? तो बताओ सरकार जब बजट बनाती होगी क्या चीज ध्यान में रखती होगी? आर्थिक समृद्धि। क्या सरकार आर्थिक समृद्धि के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती है क्या? क्या सरकार अपनी खर्चे में कटौती कर सकती है क्या? ऐसे समझो, सरकार की कमाई टैक्स ज्यादा कि नॉन टैक्स? टैक्स भी कितने प्रकार के हों? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा सरकार की कमाई, इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा। अभी तो डायरेक्ट टैक्स ज्यादा, लेकिन सरकार ने इससे घटा रही और से बढ़ा रही। क्यों बढ़ा रही? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ना सरकार को वसूलने में आसान नहीं हो, आज समझ। डायरेक्ट टैक्स ना वसूलने में आसानी नहीं होती सरकार को। लेकिन ये क्या आम उपभोक्ता का शोषण नहीं है? हाँ, ये आम उपभोक्ता शोषण आप लिख सकते हैं पक्ष में, बात है, समझ में आई बात है। और तुम्हारा काम क्या होगा, पता करना होगा 2022-23 का जो बजट आया था उसमें डायरेक्ट टैक्स से कितनी कमाई थी सरकार की, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी तक कमाई कितनी थी, एक साल की पता करना तुम्हें, समझ में आई बात है। जीएसटी के आंकड़े हर 3 महीने में जारी हो, कितने महीने में, समझ में आई बात है। पता करके देखो हर 3 महीने बाद कि जो 3 महीने में पिछले जीएसटी का कलेक्शन कितना रहा। लेकिन तुम यहाँ पता कर करना 2022-23 का जो बजट पेश करा गया था उसके अंदर 22-23 का, उसके अंदर जीएसटी तो कितना कलेक्शन हुआ था एक साल के अंदर, और जीएसटी तो टोटल कमाई कितनी थी, फिर अंदाजा लगा सकते हैं डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, और जो टैक्स तो टोटल कमाई हुई कितनी हुई हुआ, और जो हुई कितनी हुआ आया समझ में। क्या वो सरकार के लिए पर्याप्त मात्रा में आय का सृजन कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि टैक्स हो टोटल, अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो 2 तरीके। नंबर फर्स्ट, तो क्या करना चाहिए ये 100 रुपये मैनेज करने के लिए? 100 रुपये कहाँ से आएंगे? एक तरीका हो सके सरकार टैक्स और बढ़ा दो, ऐसा समझो, और दूसरा तरीका हो सके क्या नए टैक्स लगा दो, ऐसा। लेकिन हमने टैक्स पूरा पढ़ नहीं लिया, तो सरकार के पास 2 तरीके इन 100 रुपये को मैनेज करने के लिए। क्या तो टैक्स और लगा दो, नए टैक्स को और बढ़ा दो, जीएसटी के रेट में जहाँ 5% है ना वहाँ 10% कर दो, जहाँ 12% है वहाँ 18% कर दो, जहाँ 18 में 28 कर दो, जहाँ 28 वहाँ 56 कर दो। एक तरीका हो। फिर दो आम उपभोक्ता कितना शोषण होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई नहीं की खास बात पता क्या हो, आम उपभोक्ता की कमर टूट जाती है। और आम उपभोक्ता ये प्रजातंत्र आए लोकतंत्र, और लोकतंत्र में एक दिन लोग बहुत पावरफुल हो, जिस दिन चुनाव हो आए समझ में बटन दबाते सब दबा कर देंगे, समझ में आई बात है। इसे सरकार कभी नहीं चाहेगी कि सरकार के लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं है। सरकार यहाँ ना अब 100 रुपये मैनेज नहीं कर सकती, यहाँ सरकार विफल हो चुकी, समझ में आई बात है। और नए टैक्स और नहीं लगा सकती सरकार के पास 2 तरीके। नंबर फर्स्ट, जो टैक्स लगा रखे उन्हें और बढ़ा दो या नए टैक्स लगा दो। क्या यहाँ कोई स्कोप है? आया समझ में। एक तरीका तो है भ्रष्टाचार को कम कर दो, जो डायरेक्ट टैक्स जो लोग फाइल दे रहे हैं ना, 4 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन्हें टैक्स के दायरे में लेकर आओ। एक तरीका ये तो हो सके, समझ नहीं बात, जिसमें सरकार विफल रही तरह तरह के प्रयास करने के बावजूद भी। एक तरीका तो हो सके भ्रष्टाचार को खत्म करके ना शायद 100 रुपये मैनेज हो जाए, लेकिन बहुत लंबा काम हुआ, भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी। मैम प्लीज सुन लो, बहुत पेचीदा टॉपिक है। तो क्या करूं मैं, ये 100 रुपये कहाँ से लेगा हूँ? टैक्स तो मैनेज होने रही। क्या इन 100 रुपये को मुझे पूर्ति करने के लिए यहाँ कोई चांस है क्या? आज समझ में,
यहाँ कोई चांस है क्या 100 रुपये की मैं पूर्ति कहाँ से करूँ? यानी इसका मतलब सरकार दो तरीके से बना सकती है, क्या तो नए टैक्स पुराने टैक्स बढ़ा सकती है, पुराने टैक्स थे, या नए टैक्स लगा सकती है, पुराने टैक्स को बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा कर भी नहीं सकती। क्यों? एक हद तक तो ठीक है, उसके बाद समस्या खड़ी हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी, आम उपभोक्ता के लोग ये उनका शोषण होगा और ये आंदोलन कर देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र में लोग बहुत जागरूक हो, आए समझ में। और चुनाव आए दिन धरे रहे हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं आए दिन चुनाव धरे रहा है और सरकार को घाटा हो जाएगा। यानी सरकार यहाँ कुछ काम करती नहीं सकती, सरकार के पास यहाँ कोई स्कोप नहीं है, दे हैव नो स्कोप इन दिस केस, राइट। सरकार के पास यहाँ कोई रास्ता नहीं है। तो दूसरा तरीका होगा इस सरकार को ये पैसे कहीं और से लाने होंगे। अब देखो सरकार को इन पैसों को मैनेज करने के लिए कहाँ जाना पड़ता होगा। बात समझ में आई बात है? ठीक, आ जाओ। तो बताते हैं सरकार क्या करती है और कहाँ जाती है इन पैसों को लेने के लिए। समझ में आई बात है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? पूरे बजट को मैं 100 पैसे का मान रहा हूँ, आसान भाषा में तुम्हें समझाने के लिए। जो बजट है, ये पूरा बजट 100 पैसे का, 2 करोड़ का बजट नहीं है, 100 पैसे का। आज समझ में, इसमें सरकार की जो कमाई है 100 पैसे। एक तो टैक्स हो हमारे, एक हम टैक्स लगाते हैं, एक लगाते हैं नॉन टैक्स। टैक्स तो सरकार की कमाई पता कितनी है? कि ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। 100 पैसे में सर टैक्स तो कितने कमाई सरकार की? टैक्स तो केवल 58 पैसे, और ये ना केवल 5 पैसे। अभी थोड़े पहले समझाया था मैंने, 5 पैसे। आए समझ में? इसका मतलब इस समझ में नहीं आया कि 100 पैसे के बजट बना रही है, 18 चबन्नी मार रही है, ये माना। समझ में आया बात? है आज तुम सब चीज़ों को आसान समझाने के लिए तुम्हें है वैसे 39.45 लाख करोड़ रुपए को 100 पैसे के बराबर मान लिया, ताकि तुम अपनी बात को आसानी से समझा जा सके। सरकार भी ऐसे ही समझाती है और मैं तो इससे भी सरल समझाता हूँ। मेरे तो बस नहीं चलता, नहीं तो 1 रुपया मानने लगता। 1 रुपया तो मानना क्या, 100 पैसे ही हैं। ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 10 पैसे मान लेता, मेरा बस नहीं चलता। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। इस सरल शब्दों में समझ नहीं समझा सकता। सरकार की कमाई टैक्स तो ज़्यादा 58 पैसे, और ये क्या है नॉन टैक्स तो 5 पैसे। इसे भी सरकार लाइसेंस लगा सकती है, क्योंकि लाइसेंस एक बार लगा कर देख रखा था, लाइसेंस वाली समस्या खड़ी हो गई थी, लाइसेंस भी लगा सकते। कम है सरकार की यहाँ कमाई, और टैक्स है ना इससे ज़्यादा। इसका मतलब दे हैव नो स्कोप, यहाँ कोई स्कोप नहीं है सरकार का। दे हैव नो स्कोप, यहाँ कोई स्कोप नहीं है सरकार। टैक्स 58 में 5 जोड़ दो, 63 पैसे। अब सरकार 100 पैसे का तुम बजट बनाती हो, अच्छा, और 63 पैसे ने तुमने टैक्स तो मैनेज कर लिया सारा, नॉन टैक्स और टैक्स तो मिला के मैनेज कर लिए। तो थोड़ा घटाइए जरा, कितना बैठेगा 30। ये 37 जो पैसे है ये कहाँ से लेकर आ रहे? ये 37 पैसे कहाँ से मैनेज हो गए? यहाँ समस्या फंस गई, यहाँ फंस चुका पेज। आए समझ में? अब सवाल है इन 37 पैसों को मैनेज करने के लिए सरकार क्या करेगी? अब सरकार के पास क्या रास्ते? तुम बताओ। टैक्स लगा सकती है सरकार, टैक्स लगा सकती है इन 37 पैसे को मैनेज करने के लिए, जिसमें मैं बहुत आसान भाषा में समझाया तुम्हें। टैक्स लगा सकती है सरकार, नए टैक्स लगा सकती है, पुराने रेट बढ़ा सकती है, एक सीमा के बाद तो नहीं बढ़ा सकती। हालांकि पहले जीएसटी की दरें हमारे यहाँ भारत में इतनी ज़्यादा, आज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब टैक्स बढ़ाकर सरकार इन 37 पैसों को तो मैनेज कर नहीं सकती। अब सरकार के पास पहले कैसे रास्ता था? पहले भी तो सरकार घाटे में रही होगी, तो पहले भी तो कुछ काम करती होगी। तो मैं पहले बता रहा हूँ पहले सरकार क्या काम करती, आज भी सरकार यही काम करती है। आज समझ में? तो सरकार के पास 2 रास्ते इस घाटे बजट को पूरा करने के लिए। ये सब सरकार बजट में खड़ी होकर बताती है वहीं से। आज समझ में? जब भाषण देने आ गए ना वहाँ 2-3 दिन तक बकवास चलती ही खड़ी होकर वहीं। आज समझ में? उसकी बकवास सुननी तुम, उसको देखना क्या कहना चाह रही है वह क्या कि इस साल में इतने का 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने वाली हूँ, फलाना ढिमका, ऐसे बतागी वह। अच्छा, इसको सुन लेना। टैक्स से कितना पैसा आ रहा है लाली बता भी दे, ऐसे समझ में? तो बता कि टैक्स से 58 पैसे आ रहा है, 60 पैसे आ रहा है, इस तरह बतागी वह। इतने % पैसा आ रहा है, 58% पैसा आ रहा है। अब बता था नॉन टैक्स का कितना आ रहा है? 4% आ रहा है। अच्छा, दोनों मिला कितना हो रहा है? अगर 58 4 जितना भी हो रहा होगा 60% के आसपास हो रहा है। अभी बता 40% के आसपास पैसा कहाँ था आगा? अब खुद बतागी क्योंकि यानी देखो अब हम 40% पैसे को मैनेज करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने जाएंगे। आए समझ में? तो 2 तरीके हो सके इसके, 2 तरीके हो सके। नंबर फर्स्ट, इस 37% पैसे को मैनेज करने के लिए आप एक तो अपना घर का पैसा इस्तेमाल कर लो, और दूसरा किसी बाहर के यहाँ लेने चले जाओ। मान लो आप घाटे हो, आए समझ? अब पहुँच गए कि नहीं मिक्स में दोबारा है? मान लो आप घाटे हो, ठीक, तो 2 तरीके हो सके आपके पास। एक तो हो कि आप अपने घर में तो पैसा मैनेज कर लो, अपने घर में तो पैसा मैनेज करो। ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके। तो आप अपने घर में तो ध्यान क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप अपने घर में तो पैसा मैनेज कर लो, समझ में आई बात है। और दूसरा तरीका हो सके आप पैसा ना बाहर लेने चले जाओ। कहाँ लेने चले जाओ? दूसरों पड़ोसी के हाथ से पैसा मांग लो, या अपने गाँव में से किसी से मांग लो। तो कौन सा तरीका बेस्ट है? कितना?
अभी सबका उत्तर यही होगा और थोड़ी देर बाद चेंज होगा तुरंत, ऐसे समझ में। और जो घर वाला कैंडिडेट है ना वो आपसे पैसे ले रहा है 8%, कितना 8%, और जो बाहर वाला वो ले रहा है 3%। अब बताओ कहाँ से लोगे, ऐसे समझ में चले जाएंगे। ठीक, सरकार भी यही करती है, सरकार भी यही करती है, बताइए तो सरकार भी यही करती है। तो सरकार क्या करती है, कुछ पैसा तो यहीं से मैनेज करती है और कुछ पैसा बाहर से मांग कर लेकर आती है, समझ में आई बात है। तो सरकार के पास 2 टूल्स, 2 उपकरण, समझ में आई बात है, 2 इंस्ट्रूमेंट, 2 उपकरण सरकार के पास। नंबर फर्स्ट आरबीआई। आरबीआई ने कह रहे कहाँ, तू तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, आया समझ में, तुझे कैसे बोल सकूँ। अब तो तेनी 1997 तो पहले ना, जब तक घाटे के बीच में नोट छाप को तेने दिए मुझे, आया समझ, तुझे कैसे बोल सकूँ मैं, ऐसा समझ में। तो सरकार क्या करती है, पैसे मैनेज करने के लिए आरबीआई को पकड़ती है। सुनो आरबीआई वालों, नोट छापो, पैसे दो मुझे, पैसा चाहिए मुझे। पता क्या हुआ, भारत के लोग भी बहुत जागरूक, आरबीआई वाले भी बहुत जागरूक। कह रहे अब सुनो, जो तुम बार बार पैसे छाप कर मेरे से मांगते हैं ना, इन्हें भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाया। अब नहीं में तुम एक सीमा के बाद नहीं नोट छाप सकते तुम, अब क्या आए समझ में। 1997 तो पहले वो जमाना कुछ और था, अब छुप छुप कर बेवफाई वाले दिन चले गए, आए समझ में। वो जमाना कुछ और था, हम नोट छापते थे और तुम्हें देते थे, अब हम नोट छाप को तुम्हें देने गए, अब हम ना रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, प्रतिबंध लगा दिए गए, एक सीमा के बाद नहीं पैसे छाप सकते। तो बड़ी समस्या है यार, आए समझ में। नंबर एक फर्स्ट तो हो सके, एक तो हो सके कि हम ना उधारीकरण का मतलब, और एक हो आरबीआई, एक तो उधारीकरण हो, एक हो आरबीआई। उधारीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं बोरोविंग। तो इस पैसे को मैनेज करने के लिए, आया समझ में, या अपने खर्चे को पूरा करने के लिए जो पैसा, 2 तरीके। नंबर फर्स्ट, एक तो आरबीआई से उधार लेकर, दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर हम बाहर से उधारीकरण। एक तो उधारीकरण, एक आरबीआई, आया समझ में। उधारीकरण आरबीआई नहीं है, उधारीकरण के अंदर ही आरबीआई जाएगा, उससे भी तो उधारी लेंगे। एक हो डिसइन्वेस्टमेंट, तो पैसे को मैनेज करने के 3 तरीके, 2। एक तो तरीका होगा उधारीकरण और दूसरे नंबर पर होगा पता क्या, तो दूसरा होगा डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। सरकार की पहले कोई संपत्ति पड़ी हुई थी, आज समझो सरकारी थी, वह उठाया बेच दिया, वहाँ तो पैसा मिलेगा। बाहर की कंपनियां को उसको खरीद लेगी, उससे पैसा मिलेगा ना। जैसे LIC थी, उसे बेच दी, पैसा मिलेगा वहाँ तक, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो बताओ इस पैसे को मैनेज करने के लिए सरकार कितने तरीके, 2। एक तो उधारीकरण, आया समझ, अपने घाटे को पूरा करने के लिए इन्हें पैसा चाहिए, उस खर्चे को पूरा करने के लिए, उस व्यय को पूरा करने के लिए, उस राजस्व घाटा था जो उसको पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो उधारीकरण, दूसरे नंबर पर क्या है, उधारीकरण के बाद मैंने बताया, दूसरे नंबर क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, और तीसरे नंबर पर लोकनिधि नहीं समझते, अब समझाता हूँ। लोकनिधि, लोगों का पैसा जो खाते में पड़ा हुआ ना, इन्होंने टैक्स पैसे इकट्ठा कर रखा है, जैसे फंड होगा, पीएफ होगा किसी का, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लोकनिधि का जो पैसा हो, आज भारतीय संविधान में इसका जिक्र कर रखा है लोकनिधि का, उसके अंदर एक फंड हो भारत के पास, उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। नंबर फर्स्ट, एक तो पहला तरीका तो होगा उधारीकरण, उधार लेकर आगे, और उधार वो आरबीआई से भी ले सको, बाहर से भी ले सको, अपने घर में तो भी ले सको, बाहर से भी ले सको उधार। दूसरा तरीका इन्हें बताया मैंने तुम्हें, इनके पास जो संपत्ति पड़ी हुई ना उसे बेच दो। और तीसरे नंबर पर क्या बताया, तीसरे नंबर पर एक फंड पहले थी तय है इनके पास फिक्स, उसका पैसा भी इस्तेमाल कर सको, जो भारत के आम लोगों का पैसा, जो भारत के लोग जो पीएफ कटवाते हैं ना, सब भारत सरकार के पास है, इससे भारत सरकार के पास है, पीएफ कटवाते हैं, उसका पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घाटे पूरा करने का। तो तुम तो बहुत बेवकूफ बनाया जा, आज समझ लो तुम्हें पता क्या है अभी, अब पता लगा तुम्हारे अंके खुल लगे कहाँ से कितना पैसा मैनेज करती है। ऐसे लिखना तुम, मैं पूछूंगा तुम बताओ, भारत सरकार को पैसा चाहिए, भारत सरकार को घाटे का बजट है भारत सरकार का, उस पैसे को मैनेज करने के लिए सरकार के पास कितने तरीके हैं, आपको गुरुजी 3 तरीके। मैंने कहा पहला तरीका क्या है जी गुरुजी, एक तो उधार ले सकते हैं। मैंने कहा उधार कहाँ से ले सकते हैं जी गुरुजी, एक तो इनके उधार ले सकते हैं जी आरबीआई तक, और दूसरे नंबर पर उधार ले सकते हैं भारत। एक तो घरेलू उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में तो आरबीआई से मैनेज कर लो, और दूसरे तरीके बाहर लेने जाते हैं पैसा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान बैंक, ऐसे समझ, सिंडिकेट बैंक, कनाडा बैंक, ऐसे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है, तक कोई प्रॉब्लम बुझा रहा है समझ। दूसरे नंबर पर सुनो, ये तो पहला तरीका होगा उधारीकरण, और दूसरा तरीका क्या बताया, डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने कहा यो क्या हो जी, जो रेलवे स्टेशन था ना रुड़की का, हो सुंदर रेलवे स्टेशन, साफ सफाई बढ़िया करके रहती है वहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर, आया समझ में, लड़के लड़की वहाँ साथ में चलते रहते हैं, लड़के लड़की बैठे रहते हैं वहाँ से पंचक मार्ग वहीं घूमते रहते हैं सुबह भी, आया समझ। गए तुम रेलवे स्टेशन नहीं गए, वो बेच देते हैं, इसलिए जब इतनी साफ सफाई रहती है वहाँ रुड़की रेलवे स्टेशन पर, उन्होंने सरकारी था वो पहले, उसे बेच दिया, और बेचने के बाद इन्हें पैसा मिला, आज समझ, प्राइवेट कंपनी को दे दिया, समझ में आई बात है। इसे कहें डिसइन्वेस्टमेंट, इसे कहें विनिवेश। करना चाहिए था निवेश, इन्होंने कर दिया विनिवेश। जो निवेश था ना आज उसे बेच दो, विनिवेश कर दो, निवेश का उल्टा कर दो, विनिवेश कर दो, बेच दो। आज 10 साल के लिए दे दिया, 10 साल तक स्टेशन तुम्हारे पास रहेगा, पैसा दो, समझ में आया बात है, इसे बोलते हैं विनिवेश। और तीसरा तरीका क्या है,
तीसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया था, सरकार के पास एक लोक निधि है, उसके अंदर पैसा पड़ा रहता और वो जो पैसा पड़ा सकता है उसका भी इस्तेमाल कर सकती है। तीनों बेहतरीन तरीके से समझना तुम। भारत सरकार की समस्या समझनी, यूपीएससी हो इसका लेवल यहाँ से आया, समझ डिबेट करनी पड़े इसके अंदर, सब्जेक्ट के अंदर यूं नहीं है आए ठाए और लिख के चल गया, राइटिंग स्किल यहाँ डेवलप हो, यहाँ समझ में आई बात। या और यूपीएससी का लेवल यहाँ से, और अभी हम यहाँ पढ़ रहे और यहाँ जाना पड़ेगा, समझ में आई बात है, यहाँ पढ़ रहे यहाँ जाना पड़ेगा, और जब दिखा देगा क्या था वे, हाँ यूपीएससी था। समझ में आया, समझ में आ रहा, दिमाग तुम्हारे इधर बाहर निकल रहा होगा। चलो बताओ, भारत सरकार को घाटा हो, हाँ भारत सरकार घाटे का बजट, हाँ अच्छा, जो भारत सरकार को जो घाटा होगा, घाटे का बजट बनाती है, उस घाटे को मैनेज भी करती है। आज समझ, मैनेज करने के लिए किसके पास जाएगी, कितने तरीके उसके पास। नंबर फर्स्ट उदारीकरण, उदारीकरण के अंदर आरबीआई तो या भारत खरीद लेकर आ गई। उदारीकरण को बोलते हैं, उदारीकरण को बोलते हैं बोरोविंग, बोरोविंग मार्केट बोरोविंग, बाजार उदारीकरण, बाजार उदारीकरण। और दूसरा तरीका क्या बताया, विनिवेश, विनिवेश नहीं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। सब नाम लिखने होंगे तुम्हें, समझ आए, जुबान पर हटवा दूंगा मैं, ये 24 घंटे दिमाग में पढ़ना चाहिए। वो चुमा भारत सरकार को बता, भारत सरकार के पास जो घाटा हुआ उसे मैनेज करने के कितने तरीके। गुरुजी पैसा लेकर आते हैं, नंबर फर्स्ट मार्केट बोरोइंग करते हैं, बाजार को उधारीकरण करते हैं, बाजार तो उधारीकरण करते हैं, बाजार तो उधार लेते हैं। मैंने कहा बाजार में उधार कहाँ से लेते हैं जी, आरबीआई से लेते हैं, और दूसरे नंबर पर लेते हैं, आरबीआई से दूसरे नंबर पर लेते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, भारतीय बैंकों से निकालने पैसे लेकर आते हैं। अच्छा, मैंने कहा और क्या करते हैं जी, और भी बहुत सारे तरीके, बाजार तो उधारीकरण के, तो उधारीकरण हुआ, और दूसरे नंबर पर आपने बताया डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। मैंने कहा ये क्या हो, जिनके पास जो सरकारी संपत्ति पड़ी हुई थी ना पहले, आया समझ में, जो पीएसयू बनवाए थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो सरकारी थे पहले, बेचेल हुआ, एलआईसी हुआ, जो सरकारी कंपनियां थी, सरकारी रेलवे स्टेशन, तब बेच दिए उन्होंने ठाक, आया समझ, एयरपोर्ट थे सब बेच दिए। वो वहां तो जो पैसा प्राप्त हो ऐसा प्राप्त करते हैं। दो तरीके, ये अभी भी चर्चाओं में आया, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश अभी भी चर्चाओं में आया। कुछ साल पहले जब तो मोदी सरकार आई है, जब तो निजीकरण बढ़ रहा है, तो इसलिए इस पर आरोप लगाया पूंजीपतियों की सरकार है, निजीकरण बढ़ रहा है इसका, आया समझ में, इसलिए आरोप लगाती है। विनिवेश का सीधा संबंध पूंजीपति होता है, आया समझ में, सब चीज निजी कर देगी, प्राइवेट कर देगी, प्राइवेट हाथों में सौंप देगी। ट्रेन में चढ़ोगे ना भैया, आया समझ में, ट्रेन का टिकट पहला था 60 रुपये का, अब होगा 600 रुपये का, आया समझ में। ट्रेन का टिकट वही टिकट था पहले 900 रुपये का, अब होगा 4000 रुपये का, 5000 का टिकट, आया समझ में। ठीक, लड़कियों का अलग होगा, पर्दे लगा के जाती है, आराम से बैठ जाओ शांति तक, कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है किसी को, ऐसे में लड़के एक तरफ बैठ जाते हैं, पर्दे लगा के बैठ जाते हैं, वो खाना भी आता सुंदर सुंदर प्लेट प्लेट में, समझ में आई बात है। ठीक, इतनी सुविधा हो चुकी कि जब से प्राइवेट हुआ, निजीकरण हुआ, तो निजीकरण में सुविधाएं हों, समझ में आई बात है, ये खास बात हो। बस तुम मुझे बता दो, तो 3 तरीके हो गए, बता दोगे कि भारत सरकार जो पैसा मैनेज करती है, मैनेज करने के लिए भारत सरकार के पास घाटे को पूरा करने के लिए कितने तरीके हैं। लेकिन ये ऐसा होना चाहिए ना यार, हम बाहर से पैसे की मांग कर लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा कर देना चाहिए ना, टैक्स को थोड़ा सही बना दिया जाए, आज समझ में। तो सरकार के जो टैक्स है ना, उस तो पर्याप्त मात्रा में कमाई नहीं हो पा रही, इसलिए हमें टूल्स इस्तेमाल करने पड़ रहे। भारत सरकार ना आज तक ने यही इस्तेमाल करे, समझ में आई बात है। जब भी एक नया आज आजकल मार्केट में, उसका नाम विनिवेश, हो सकता है चौथा भी ऐसा समझ में, कुछ और करते हैं, समझ में आई बात है। ये ठेका मैंने बेच दो, समझ में आई बात है, ये ठेका मैंने बेच दो। ठीक, तो 3 तरीके, भारत सरकार के पास जो घाटा हुआ उसे मैनेज करने के 3 तरीके बताए, 3 तरीके। अच्छा, बजट को तुम्हारी रिसर्च भयंकर वाली होनी चाहिए, पता लगा ना कैसा, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया, बजट से संबंधित कौन पेश करता है, कैसे होता है, मंत्रालय कैसे होता है, उसका विभाग उठाया, फोटो भेज दिया ग्रुप में, मतलब रिसर्च करनी, आया समझ में। फिलोसोफर्स बनना, दार्शनिक बनना इसके बारे में, ठीक ठाक जानकारी, अच्छी वाली जानकारी हो, उस 5-4 वीडियो देख लिया उसके। लेकिन जिस तरह मैं समझा रहा हूँ उस तरह तुम इसका क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो प्यार के साथ, 24 घंटे तुम्हारे दिमाग पड़ा रहेगा। मुझे बजट कितने प्रकार का हो, 3 प्रकार का हो, संतुलित बजट हो, एक हो अधिशेष बजट हो, एक घाटे का बजट हो। भारत का बजट कौन सा, वही रहा है, बचपन से लेकर पैदा हुआ, मैं भी 20 साल का होगा, 20 साल का होगा मैं भी, अब मैंने भी घाटा ही घाटा देखा अभी तक, ऐसे समझ में। 4 साल के मुझे समझ नहीं आती, यहाँ देखे ले, कोई दिक्कत यहाँ तक बुझा रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में, और कल हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। तुम कल इसके बारे में समझाएंगे तुम कि भारत सरकार ना उधार कहाँ से लेकर आती है, उसको थोड़ा गहरे में जाकर समझेंगे हम, मार्केट बोरोइंग को समझेंगे। और उधार लेकर आती है आरबीआई से, और आरबीआई से कितना उधार ले सकती है और कैसे ले सकती है, और अब क्यों नहीं ले सकती और क्यों नहीं ले सकती, कितने तक ले सकती है, कितने प्रतिबंध, और लिया भी क्या, या इस साल लिया था क्या, हाँ लिया था, और लिया था तो फिर कितना लिया था, और फिर अगले साल देखेंगे कितना लेगी, वही तुम्हें बजट में पढ़ना हो, कितना आसान है। फिर मैं आरबीआई से बाहर निकलूंगा, फिर जाऊंगा मैं और क्या तरीका जी उधार करने का, और बाहर से लेगा कि बाहर के बैंक को, तो अभी बाहर के बैंक को देखा तो इतने लेगा इस वाले बैंक से सरकार ये,
अगले साल देखो तुम कितना लेगा आगे, कौन कौन से बैंक से लेगा आगे पैसा, समझ में आई बात है, देखो इतना लेगा इस वाले बैंक को लूट लिया इसने बाहर से जाकर, आया समझ लो। चलो फिर मैं बंद कर दूंगा, फिर बताऊंगा ये देखो सरकार ने क्या 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 बेचा है, फलाना एयरपोर्ट बेच दिया, इन्वेस्टमेंट यहाँ से सरकार ने इतना पैसा मैनेज करा, ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया, बेच दिया, बेच बेच के इतना पैसा करके इन्हें इकट्ठा कर लिया, समझ में आई बात है इस तरीका। फिर बताऊंगा सरकार ने ना लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल करा, लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल करा, पब्लिक फंड को इस्तेमाल करा, तुम्हारा जो पीएफ कटवा रखा ना तुम्हारे घर वालों ने, आए तुम्हारे तनख्वाह पीएफ कटवा रखे, डेली सैलरी बजा रहे थे, सरकार उस पैसे का यूज कर रही है, बधाई हो तुम, आए समझ में, कहाँ कहाँ किस तरह यूज कर रही है, यही पढ़ना हम, ये हमारा सिलेबस है, कितने बेहतरीन तरीके से तुम आराम से सिलेबस में आगे लेके चले जाऊँ, बिना मार करके आगे लेके जा रहा हूँ तुम, और तुम्हारे याद करवा रहा हूँ, समझ में आया बात है। और हम मिलेंगे कल, लेकिन एक ही काम बताया था मैंने तुम्हें, रिसर्च, पहला बजट कौन सा, अगला बजट कौन सा, कब बजट पेश करना स्टार्ट हुआ, बजट को संविधान में क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के कौन से संविधान में इसका उल्लेख, बजट कितने प्रकार के होते हैं, दुनिया में बजट कैसे पेश किया जाता है, इसकी वीडियो कैसे देखनी चाहिए, बजट समझ में आया बात, समझ गए ना तुम। बजट मतलब बजट 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 इंग्लिश में वर्ड नाम, हर नाम वर्ड इंग्लिश में भी हिंदी में भी, दोनों में। चले ठीक, आज के इतना ही रखते हैं।